Can you please tell me how were you able to achieve a number like 20 crores? रिच डैड पुअर डैड से मैं समझा एसेट्स का इंपॉर्टेंस, एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे एसेट्स बिल्ड करनी है। एंड मैं ज़्यादा कैपिटल में बिलीव नहीं करता कि भाई अगर आज मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हुए हैं तो मैं वेल्दी पर्सन हूँ। नो, उतनी की अगर मेरे पास एसेट है जिसकी वैल्यू एवरी ईयर ग्रो हो रही है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से सीखा। Let your money work. Yes. You have 800 crores under asset under management in just mutual funds, right? So what do you think that's one thing that keep people broke all the time? जॉब करने वालों में एक चीज मैंने कॉमन पाई है, सभी लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे हुए हैं। 4.5 लाख फैमिलीज है जो एफडीज में इन्वेस्ट करती है एवरी ईयर एक्चुअली। Correct. सो ये वो फैमिलीज है, इनका माइंडसेट ये है कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं पैसा खोने से, इसलिए दे ट्राई टू कीप इन एफडीज एंड नॉट इन म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर और ईदर स्टॉक मार्केट, राइट? पर्सनल लोन एक ऐसा ट्रैप है जिसमें छोटी लोन लेते हो ईएमआई बहुत ज्यादा होता है। इन SBI कॉल्ड SBI फिटर इंडिया स्कीम करके, जो एवरी ईयर का 16% रिटर्न देती है। द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। ओके, द मिलियनेयर, ओके। ओके, वो चीज, वो बुक एक ऐसी थी जहां से मैंने मेरी पहली प्रॉपर्टी बाय की थी। एंड उस वक्त तो मैंने मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया था, एंड मेरा मंथली सैलरी भी कुछ खास नहीं था। मेरे पास पैसा ही नहीं था और मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी उस बुक के बेस पर सिर्फ। टुडे वी आर सिटिंग हियर, सिल्वर का प्राइस 2 लाख रुपए टच कर चुका है लास्ट नाइट, राइट? टेल मी व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ सिल्वर? सी ऑनेस्टली, Can you please tell me how were you able to achieve a number like 20 crores? Like it's so funny that you're sitting right here and you have the 10x value that I have right now. So help me understand how were you able to achieve that target? सी ऑनेस्टली, पहले ये सब माइंडसेट नहीं था जब कॉलेज में रहते हैं ना। सो वो माइंडसेट नहीं होता कॉलेज में। तो क्या कि अगर 2 पैसे आ गए तो चलो भी उसे खर्च करते, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते, वो सब माइंडसेट था। बट जब मेरा मेरा खर्चा भी बढ़ने लगा, वो सब चीजें देखा, तो मुझे फादर ने एक काफी बेहतरीन बात बोली, एंड वो चीज आज भी मुझे याद है। और मैं लास्ट डे, मेरे लाइफ के लास्ट डे तक मैं उसे याद रखने वाला हूँ। मेरे फादर ने मुझे एक चीज ये बोली थी कि स्मिथ, तुम्हारे पास ना लाइफ में 2 ऑप्शंस है। द फर्स्ट ऑप्शन इज, आज एंजॉय कर लो, हमारे गुजराती में बोलते हैं जलसा कर लो। ओके, सो आज एंजॉय कर लो, फिर बाद में लाइफ में पूरी लाइफ मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन है, आज कॉम्प्रोमाइज कर लो, फिर बाद में तुम एंजॉय करोगे, जलसा करोगे। सो वो चीज मैंने दिमाग में बैठा ली। सो जब से मेरे एजुकेशन के बाद जब मेरा कैंपस में जॉब लगा था, और तब से लेकर आज तक, आज जो भी मैं मेरा पैसा कमा रहा हूं ना, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट मेरी इन्वेस्टमेंट में जा रही है। And that is how much percentage of your amount? सी अगर आज मैं मुझे पूछा जाए तो आज अगर जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ उसका अराउंड 60 to 70% जो पैसा है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Okay. एंड बाकी का जो पैसा है वो फिर मेरे जो खर्च है उसमें मैं उसको यूज कर रहा हूँ। एंड ये रेशियो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, बिकॉज लाइफ में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। Absolutely. ओके, आज ये एज है, बूढ़े हो गए तो हम एंजॉय करेंगे नहीं, ठीक है। सो आज भी मैं एंजॉय करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ, बट धीरे धीरे वो रेशियो में कम करूंगा। सो अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्वेस्ट कम कर रहा हूँ लेकिन खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ, वो स्टेज भी आएगा। बट आई जस्ट वांट कि अभी वो स्टेज में मुझे नहीं जाना है। अच्छा हो सके उतना एक कॉर्पस हो, अच्छी पैसिव इनकम हो, एंड आफ्टर दैट फिर एंजॉय ही करना है। सो वो पूरा मेरा अभी माइंडसेट है, एंड उसी तरीके से मैं अभी मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा हूँ ताकि मेरी एसेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। उसमें टेल मी, एक गुजराती वेल्थ बनाने की तरफ कैसे अलग से देखता है बाकी कास्ट से? सी जैसे मैंने बताया कि हमारा माइंडसेट ही पहले से ही है। अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जो गुजरातीज है वो बिजनेस में ज्यादा रहते हैं। ओके। ओके, बिकॉज हमें पहले से क्या बताया जाता है, हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी ज्यादा हो रहे हैं, सो उसमें कुछ खराबी नहीं है। बट हमें पहले से क्या सिखाया जा रहा है कि भाई किसी का जो गुजराती में बोलते हैं, किसी का नौकर नहीं बनना है या किसी के अंडर में काम मत करो, खुद से करो। वो एक सबसे पहला हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि पेरेंट्स से हमें ये चीज सिखाते हैं। सो वो एक सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज कि हमारे गुजराती माइंडसेट में हमें रिस्क लेना सिखाया जाता है। ओके, आज मेरी अच्छी खासी जॉब थी, जॉब छोड़ दी मैंने और मैं इन्वेस्टमेंट फील्ड में आया। ओके, सो
हो सकता है कि काफ़ी बार बाहर के लोग बोलते हैं यार तू इंजीनियरिंग फिर क्यों किया तूने? बिकॉज़ हुँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार तू इंजीनियरिंग छोड़ के तू इंश्योरेंस, बिकॉज़ मैंने इनिशियली इंश्योरेंस से शुरुआत की थी। तो तू एजेंट बनेगा, मुझे ये चीज़ काफ़ी लोगों ने बोली। बट पापा ने क्या बोला? बिकॉज़ ऐसा नहीं था कि मैं काफ़ी वेल्दी फैमिली से आ रहा हूँ। हुँ, ओके, हमारे पास बहुत सारे पैसे, नो। बट फादर ने ये चीज़ बोली कि कोई बात नहीं, तूने ये डिसीजन लिया, तुझे बिज़नेस करना है, आई एम 100% विथ यू। तू सिर्फ सुबह बाहर निकल, लोगों से मिल, दैट्स इट। लोगों की हेल्प कर, तू भले ही एक भी पैसा ना कमाए, तू चिंता मत कर, बट तुझे बाहर रहना है। हुँ, और मैंने मेरे इनिशियल फेज में, अगर मैं अगर बोलूँ तो नोटबंदी जब हुआ ना, हुँ, 8th नवंबर को आई थिंक नोटबंदी हुआ था। हुँ। 11th नवंबर को मेरे हाथ में मेरा इंश्योरेंस कोड था और मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जा रहा था, तो लोग मुझे भगा दे रहे थे, भाई तू निकल, भाग जा। मैं 11th को मेरे लाइफ में पहली बार, जब मैं कॉलेज के बाद मैं रोया था पहली बार कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कहीं गलती तो नहीं की। And how many times you failed before that? फेल्ड सी काफ़ी बार हुए हैं, हुँ, काफ़ी गलतियाँ भी की है। हुँ, अगर बात करें तो कॉलेज में अगर एक मैं उसे काफ़ी बड़ा फेलियर ही मानूँगा, बट तब वहाँ से मेरा माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर था, पहला दिन था, तो हमें लगता है यार कॉलेज लाइफ़ जो मूवीज़ में देखी है वही है, एन्जॉय करेंगे, मज़ा करेंगे, फ्रेंड्स के साथ गप्पे करेंगे, अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई की उतनी है ही नहीं, हुँ। एन्जॉय करना है। और पहले ही सेमेस्टर में मेरा बैकलॉग आया। अच्छा। यस, एक सब्जेक्ट में। तब पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, हुँ, बट फिर एक दिन वो पेरेंट्स अपनी पुरानी लाइफ या उनकी जो करंट सिचुएशन है कि यार डेट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, इनको पैसे चुकाने हैं, वो बात मैंने सुन ली। हुँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी इनके लिए काफ़ी बड़ी लायबिलिटी बनता जा रहा हूँ एट द एंड, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो होना था वो हो गया। उसके बाद फिर ना तो मेरा कभी बैकलॉग आया है, क्लास में ऑलवेज़ मैं टॉप 5 में ही रहा हूँ, ठीक है? एंड फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। कितना सर डेथ था इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग सर? सी डेट की अगर बात करें तो हुँ, कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं था, बट जो जिस घर में हम रह रहे थे, हुँ। उस पर डेट थी। मतलब So लोन you're लिया, telling me you होम didn't लो have a property and उधर से you made 20 यस, crores. हमारे पास हमारा एक फ्लैट में घर था जहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी। हमारा छोटा-सा आई थिंक 600 स्क्वायर फीट का घर था। 600 square feet. 600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया था, वो फ्लैट में हम रहते थे एंड उस पर लोन चल रही थी। वो एक सबसे अच्छा, बड़ी लायबिलिटी थी। दूसरी चीज़ के माय फादर वाज़ इंटू इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस में ही थे एंड आज भी इंश्योरेंस में ही है, बट पहले ना हमारा कपड़े का बिज़नेस था। अच्छा क्लोथिंग. सो यहाँ पे लोकल मार्केट में ही एक शॉप था जहाँ पे मॉम बैठते थे। हुँ, पापा जो थे वो थैला भर के कपड़े लेकर जाते थे दिखाने के लिए हुँ. लोगों के वहाँ पे। सो वो स्टेज में था जब मैंने कॉलेज में था और जब मैंने ये सब बातें सुनी, फिर मुझे लगा कि यार अब बहुत हो गया, अब फ़ोकस करना चाहिए लाइफ़ पे। फिर फादर इंश्योरेंस में आए, उन्होंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया, उन्होंने काफ़ी लोगों को वो क्लेम के लिए पैसा दिलवाते थे एंड विदाउट टेकिंग एनी कंसेशन और एनी मनी, हुँ, लोगों को उन्होंने काफ़ी सारे क्लेम्स दिलवाए। सो वो एक चीज़ मैं काफ़ी अच्छी सीखा उनसे कि लोगों की हेल्प करो, बिना पैसों के ऊपर वाला आपको देगा पैसा। ओके. सो वो एक माइंडसेट भी मैं उनसे ही सीखा हूँ। सो आपका पहले जॉब का सैलरी क्या था? 16,000 रुपए, 16,000। 16,000 रुपीज़ एंड वो आप कितना परसेंट इन्वेस्ट करते थे उसको? 16,000 था, तब मेरा मैरिज नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं सिंपल सा कि वहाँ तक जाने के लिए, मेरे ऑफ़िस तक या मेरा जो स्पोर्ट्स मॉल था, वहाँ तक जाने के लिए जो मेरा पेट्रोल का पैसा लगता था, उसके ऊपर मैं 500 हज़ार रुपए साइड पे रखता था। हुँ. सो आई वाज़ इन्वेस्टिंग अराउंड 10 टू 12,000 रुपीज़ एवरी मंथ। सो हम ऑलमोस्ट 80%. 80% बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं रहता ना। हुँ. ओके, सो मुझे पेरेंट्स ने भी बोला था कि जो अभी लाइफ चल रही है ना, उससे हम खुश हैं, ज़्यादा हमें पैसा नहीं चाहिए, जितना हो सके तुम इन्वेस्ट करो। और मेरा माइंडसेट भी यही था कि भई मुझे जॉब ही करना है और मैक्सिमम पैसा मैं अभी इन्वेस्ट करूँगा ताकि सिक्योरिटी रहे। एवरेज गुजराती एवरेज माइंडसेट. गुजराती माइंड वही एंड चीज़। आप यू आर टेलिंग मी आप 80% रिस्क लेते थे करेक्ट। एंड वो रिस्क आप किधर-किधर एलोकेट करते थे? मैं उस टाइम तो प्योर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता था प्योर बिकॉज़ म्यूचुअल मैं फंड्स उतना में. टाइम नहीं दे पाता था मार्केट में या कहीं पर, या तो मेरे पास ना तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा कैपिटल था। सो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो म्यूचुअल फंड ही था। सो मैं उस वक़्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था और ये मैं बात करूँ 2016, अराउंड 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। Almost 9 years back, now 10 9 years years. back, yes. So how do you think to build a wealth from zero in India? सी एज आई सेड कि अगर मुझे पूछा जाए तो
जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वेल्थ तो बिल्ड करना हमें पहले से ही सिखाया गया था। ओके, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पहले ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ ताकि हमारी रूटीन लाइफ चल सके और हम अच्छे खासे थोड़े बहुत खर्चे कर सके, हमारी जो भी हमें शौक है या अच्छे कपड़े पहनने, जो भी हमारा रहता है कि घूमना फिरना, ठीक है। बट मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अगेन एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने बुक्स रीड करना शुरू किया। सो मेरे लाइफ की सबसे पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड, जो होनी ही चाहिए सबके लाइफ की सबसे पहली। अगर फाइनेंशियल बुक किसी को पढ़ना है तो रिच डैड पुअर डैड से ही शुरू करनी चाहिए। ओके, ओके, रिच डैड पुअर डैड से मैं समझा एसेट्स का इंपॉर्टेंस, ओके, एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे एसेट्स बिल्ड करनी है। एंड मैं ज्यादा कैपिटल में बिलीव नहीं करता कि भाई अगर आज मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हुए हैं तो मैं वेल्दी पर्सन हूं, नो। उतनी की अगर मेरे पास एसेट है जिसकी वैल्यू एवरी ईयर ग्रो हो रही है, तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से सीखा। लेट योर मनी वर्क फॉर यस, सो तब से मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे एसेट्स पर फोकस करना है, और तब मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई फाइनेंस की। and you were investing more in mutual funds at that time itself. पहले मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था। रिच डैड पुअर डैड के बाद फिर मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट को मैंने डाइवर्ट किया इन रियल एस्टेट एंड इन इक्विटी। And आप कौन से और बुक्स रीड करते थे वो टाइम पे? मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था। आफ्टर दैट थिंक एंड ग्रो रिच, देन रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक है Best अगेन। books. यस, वहां से पता चलता है कि भाई इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस वो सिखाती है बुक। देन द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, Hmm. वो एक ऐसी बुक है जिससे मेरी पहली प्रॉपर्टी मैंने बाय की थी विदाउट एनी Can मनी। you come again? द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। Okay, The Millionaire. Okay. ओके, Okay. वो बुक एक ऐसी थी जहां से मैंने मेरी पहली प्रॉपर्टी बाय की थी। एंड उस वक्त तो मैंने मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया था, एंड मेरा मंथली सैलरी भी कुछ खास नहीं था। मेरे पास पैसा ही नहीं था, और मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी उस बुक के बेस पर सिर्फ। ओके, देन द मार्केट विजार्ड, ऐसे तो काफी सारी बुक्स है, बट ये कुछ बुक्स है जो ये कुछ बुक्स है जो आपको लाइक लिटरली लाइफ में हेल्प कर गई, यस राइट? डेफिनेटली। So tell me, you have 800 crores under asset under management in just mutual funds, right? करेक्ट। So what do you think that's one thing that keep people broke all the time? सी अगेन चीज क्या है, सबसे ज्यादा मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है हम्म कि आज चलो मान लो मैंने 10,000 रुपीज की SIP स्टार्ट की। हम्म मैं म्यूचुअल फंड के नजरिए से आपको बताता हूँ। एंड 20 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया, एंड लेट सपोज मेरा 14% का रिटर्न जनरेट हो रहा है ईयरली। सो 20 साल के बाद मेरे पास अप्रोक्सीमेटली हम्म 1 करोड़ 20 लाख के आसपास कैपिटल मेरा AUM साइज होगा, ठीक है। हम्म हमें आज अगर हम बैठते और 20 साल बाद की बात करते कि मेरे पास 1 या 1.25 करोड़ रुपए होंगे, तो हमें लगता है काफी अच्छी अमाउंट होगी। बट अगर मैं इन्फ्लेशन को कंसिडर करूं, हम्म तो वो जो अमाउंट है मेरे पास 20-25 लाख की वैल्यू होगी उस वक्त, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है वैल्यू को। और प्लस सो रुपी का फॉलोइंग। करेक्ट, प्लस रोज ईच एंड एवरी ईयर लोगों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। सो चीज क्या हो रही है कि लोग इतने साल तक इन्वेस्ट तो करते हैं, बट जैसे ईच एंड एवरी ईयर हमारी सैलरी या इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। हम्म लेकिन लोग खर्चे बढ़ाते हैं लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते। ओके। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। फिर 20 साल के बाद क्या होता है, आज जो मैं काम कर पा रहा हूँ 20 साल के बाद मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, जितना जोर आज मैं लगा पा रहा हूँ उस वक्त नहीं हो पाएगा। और उस वक्त फिर मुझे पता चलता है कि मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसकी वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम पर। हम्म सो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जैसे लोगों की हर साल इनकम बढ़ती है, जैसे लोगों के हर साल खर्चे बढ़ते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ होना चाहिए। और दूसरा, आज भी काफी लोगों की कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस है, लोग ज्यादातर FDs में या पोस्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। हम्म सो अगर आपका पैसा जहां पर आपने इन्वेस्ट किया अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, तो अगेन सेम चीज होगी कि आगे जाके आप जो है वो आपका जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो ही जाएगा। 4.5 लाख फैमिलीज है जो एफडीज में इन्वेस्ट करती है एवरी ईयर एक्चुअली। करेक्ट। सो ये वो फैमिलीज है, इनका माइंडसेट ये है कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं पैसा खोने से, इसलिए दे ट्राई टू कीप इन एफडीज एंड नॉट इन म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर और इधर स्टॉक मार्केट, राइट? यस। एंड आई थिंक उसमें से मेरे डैड भी एक रहेंगे, बिकॉज ही इज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, नॉट इन फाइनेंस, राइट? ही इज इनटू साइंस। सो व्हाई डू यू थिंक इज दैट? सी अगेन वही चीज है, आपने खुद ने आंसर दिया, लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अगर
इक्विटी की बात करूं, हम्म ओके, स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो आज ओवरऑल जितना पॉपुलेशन है इंडिया का, उसमें से हार्डली 2 to 4% जितने लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म ओके, सो ज्यादातर लोगों को ये चाहिए कि मेरा कैपिटल सेफ होना चाहिए। हम्म ओके, सो वो सेफ्टी के चक्कर में लोग रिस्क नहीं लेते, जहां पर हम्म उनका जो एफडी का पैसा है, जो भी पैसा, वो ईच एंड एवरी ईयर डेप्रिशिएट होता है। सो सबसे पहला तो ये चीज़ है कि लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो या फिर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, बट लॉन्ग टर्म व्यू से अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो डेफिनेटली आप इन्फ्लेशन को तो बीट करोगे, आपका कैपिटल भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। सर बहुत एक इंटरेस्टिंग स्कीम बताओ आप, अच्छा। बिकॉज यू ऑलवेज टेल पीपल स्कीम्स, राइट? करेक्ट। सो देर इज दिस स्कीम इन एसबीआई कॉल्ड एसबीआई फिटर इंडिया स्कीम करके, जो एवरी ईयर का 16% रिटर्न देती है। ओके। बट देर इज अ कैच टू इट। ओके, ओके। एवरी ईयर यू कैन ओनली इन्वेस्ट 2 lakhs ओके। एंड आपका 5 years का लॉक इन रहेगा, मीन्स 10 lakhs रहेगा। सो अप्रिशिएट हो के यू विल गेट अ 60% रिटर्न। आपको एवरी ईयर 16% कंपाउंड हो के आपको 10 lakhs का 6 lakhs मिल जाएगा। एंड इफ यू, फॉर गॉड सेक यू शुडंट, बट अगर आप यू डाई, ओके, अगर आप डाई करते हो तो यू गेट 20 lakhs एक्चुअली। ओके। या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्कीम्स ओके। एक्चुअली मैंने देखी थी अबाउट ओके। एसबीआई, ओके। which थॉट कि एक बहुत नाइस अप्रिशिएटिव एफर्ट है ये थ्रू एसबीआई, राइट? करेक्ट। राइट, तो ये ऐसी बहुत सारी हिडन स्कीम्स है। बट करेक्ट। उस पे आने से पहले मेरे को वो जंप नहीं करना टॉपिक। आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट सर। सो आपने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मेरे को बताया कि आप आपने बताया वो 1 करोड़ वाला माइंडसेट आपने मेरे को बताया, राइट? सो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर वेल्थ टू 20 करोड़ राइट नाउ, राइट? तो आपका माइंडसेट जब 1 करोड़ पे था तो क्या था, आपका माइंडसेट जब 5 करोड़ पे आया तो क्या हुआ, और आपका माइंडसेट जब 10 करोड़ पे आया तो क्या हुआ? सो ये क्या डिफरेंट चीजें आप कर रहे थे जिसमें आपका माइंडसेट ये बिल्ड हो रहा था, राइट? सो मेरे को वो अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आज तक मैंने वो 1 करोड़ अचीव नहीं किया है। सो जब वो माइंडसेट जब मैं अचीव कर दूंगा तो मैं डायरेक्टली आपका कॉपी करूंगा सर। करेक्ट। करेक्ट। सो टेल मी दैट एक्चुअली। सी, अगर मुझे पूछा जाए, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, हम्म सो पहला जो 1 करोड़ होता है ना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें आप हर एक पाई पाई को जोड़कर आप एक कैपिटल या जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अभी अगर मैं उस 1 करोड़ को सीधा एफडी में डाल दूं कि भाई चलो अब बहुत हो गया, अब मुझे मंथली जो है, अगर मैं 5% का डालूं तो 5 लाख रुपया मेरा ईयरली मेरा बनता है। सो मुझे अगर 40-50 हज़ार मिल रहे हैं हर साल हर महीने, तो आई एम हैप्पी। अगर वो माइंडसेट अगर मैं रखूंगा, तो वहां पे अगेन मेरा 1 करोड़ खत्म होने में देर नहीं लगेगी। हम्म बट वो बोलते हैं ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। सो जब आपके पास कैपिटल होता है ना, तब आपके पास एक लीवरेज होता है हम्म कि आप मार्केट में फिर सामने वाले किसी पर्सन के साथ बैठ सकते हो कि भाई मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे चलो मान लो अगर ये प्रॉपर्टी है, मुझे कितने में पड़ेगी। ओके, सो चीज क्या होती है कि जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है ना, तो आपके पास एक लीवरेज क्रिएट होता है, एंड हम्म उस लीवरेज को आप यूज करके और ज्यादा कैपिटल और ज्यादा वेल्थ आप जनरेट कर सकते हो। हम्म ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सो चलो मान लो मेरे पास एक 1 करोड़। कैपिटल इकट्ठा हुआ था, चलो मान लो एक हाँ करोड़ है, ठीक है। हाँ। सो अब मैं क्या करूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट, ओके, ओके। मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। 1 करोड़ पे आप स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट पे ज्यादा नहीं नहीं डिपेंडेंट हो? नहीं नहीं नहीं, मैं उसको क्लियर समझाता हूँ आपको क्लियरली। ओके। सो चलो मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, हम्म ओके, एंड मुझे मेरी एसेट डेवलप करनी है, हम्म जहां से मुझे पैसिव इनकम जनरेट हो सके, बिकॉज मुझे रियल एस्टेट भी काफी ज्यादा पसंद है। ओके। सो मैं रियल एस्टेट के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अभी जनरली मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ, हम्म तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि सपोज मुझे मेरी सिटी है वडोदरा, मुझे वडोदरा में इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि डेवलपिंग एरिया कौन सा है। मैं हम्म कभी भी डेवलप्ड एरिया में, जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, वहां हम्म पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज के रेट्स काफी ज्यादा रहते हैं, एंड उतना एप्रिसिएशन मुझे आगे शायद ना देखने को मिले। सो जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, मैं वहां पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अब जिस एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, वहां पे मैं प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, प्री लॉन्च, नाइस। या ओके, सो वो प्रॉपर्टीज जहां पे मुझे पोजेशन 2 या 3 साल में मिलने वाला है। हम्म ओके, एंड अभी मेरा फोकस कमर्शियल पे ज्यादा है। हम्म पहले रेसिडेंशियल में भी इन्वेस्ट करता था, कमर्शियल में भी करता था, बट अब मैं फुल्ली कमर्शियल पे ज्यादा फोकस करता, बिकॉज कमर्शियल में चीजें काफी ज्यादा इजी है, कंपाउंडिंग ज्यादा है। एप्रिसिएशन ज्यादा मिलता यस, है, एंड मेंटेन भी उतना कम रखना पड़ता है। डिविडेंड ज्यादा है उस यस, पे। करेक्ट। सो अब चीज क्या है कि 2-3 साल में मुझे मेरा वहां पे मुझे पोजेशन मिलने वाला है। हम्म अब इनिशियल स्टेज पे बिल्डर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की, यस। ताकि वो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सके, या तो बुकिंग से आ जाए या तो कोई ज्यादा पैसा दे दे।
अब चलो मान लो उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक नॉर्मल से शोरूम का कॉस्ट रखा है 1 करोड़, हम्म फॉर एग्जाम्पल कि भाई 1 करोड़ का शोरूम है। ओके, अब जब मैं उनके पास जाके बैठता हूं कि भाई मुझे 2 शोरूम चाहिए, 1-1 करोड़ के 2 करोड़ है, मैं मैक्सिमम पैसा आज ही दे रहा हूं, चलो लेट सपोज मैं 50 लाख आज दे रहा हूं, ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपको पैसा दूंगा, मुझे 2 शोरूम्स कितने में पड़ेंगे, हम्म फाइनल कॉस्ट बता। हम्म सो वो मेरी 2 करोड़ की डील शायद से हो सकता है कि 1 करोड़ 75 लाख तक पहुंच जाए, तो मेरे 20-25 लाख यहाँ पर बच गए, 25 लाख बच जाएंगे। आराम से बच जाते हैं जब आप बैठते हो ना हाँ। नेगोशिएशन करने के लिए। हम्म एंड इफ यू हैव मनी, आपके पास अगर कैपिटल है, हम्म क्योंकि चीज का बिल्डर क्या सोचता है कि जैसे जैसे उनका कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपने प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ाएंगे। बराबर। आज चलो मान लो मुझे 1 करोड़ की शॉप मिल रही है या कोई शोरूम मिल रहा है, वहां पे 2-3 साल के बाद जब उनका ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब वो मुझे 1 करोड़ में नहीं देंगे वो चीज। एब्सोल्युटली नहीं देंगे, इट विल बी अ करेक्ट। सो मैंने अप्रिशिएटिव पहले क्या किया, मैंने ऑलरेडी, मुझे प्री लॉन्च की वजह से चीज सस्ते में मिल रही थी, उसमें मैंने एडिशनल डिस्काउंट लिया। हम्म ओके, क्योंकि मैंने पैसे दिखाए। अब पैसे जब मैं दिखाऊंगा, चलो मान लो उन्होंने अग्री कर दिया, हम्म अब मेरे पास तो 1 करोड़, मैंने हम्म 2 करोड़ की चीज बुक की है, भले ही मुझे 1.75 CR में वो चीज पड़ रही है, बट अब मेरे पास 2-3 साल है हम्म बाकी का अमाउंट भी इकट्ठा करने के लिए। यस। ओके, सो जैसे ही वो अग्रीबल। स्टेज आ गया मेरा, तब तक हम्म मैंने जैसे तैसे मेरा कैपिटल वहां पे मैंने दे दिया, मेरे पास 2 करोड़ हो गए, दो हम्म करोड़ की शॉप हो गई। अब चलो मान लो मुझे और प्रॉपर्टी लेनी है, हम्म अब वो पैसा कहाँ से लाऊंगा, तो चलो मान लो मैंने जो 2 करोड़ के शोरूम लिए थे, लेट सपोज मेरा वहां से 2 लाख रुपीज का रेंट आ रहा है हम्म फॉर एग्जाम्पल, या 1.5 से 2 लाख का। अब मैं क्या करूंगा, जो दो मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज ली है उसको मैं मॉर्गेज करवा के लोन लूंगा। या। लेट सपोज मैंने, मुझे वहां से 1.5 करोड़ का लोन मिला। हम्म ओके, 1.5 करोड़ को मैंने दूसरे रियल एस्टेट में ऐसे ही इन्वेस्ट किया। अब मैंने जो 1.5 करोड़ का मॉर्गेज लिया उसका मुझे ईएमआई भी चुकाना है, दैट बराबर। विल बी अराउंड 1.5 CR टू 1.6 CR, जो भी, यस। सॉरी 6 lakhs। 1.5 लाख से मंथली ईएमआई क्या हो गई? 1.5 लाख से 1.25 लाख के आसपास के मेरा ईएमआई रहता है, बिकॉज कमर्शियल में थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। हम्म ओके, एंड उसमें पीरियड कम रहता है। बट अब चीज क्या होगा, वो जो ईएमआई मुझे चुकाना है, तो मेरा ऑलरेडी वहां से रेंट आ रहा है। हम्म सो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी को ही यूज किया दूसरी प्रॉपर्टी लेने के लिए। सो यू मेंट जब आप 1 करोड़ पे थे, सो आप अपने एसेट डेवलप कर रहे थे। करेक्ट। यस। सो व्हाट्स द माइंडसेट आप जब 5 करोड़ पे पहुंचे? बिकॉज आपने जो अभी कैलकुलेशन मेरे को बताया, दिस कैन इजीली टेक यू 3 इयर्स में उधर। 5 करोड़। करेक्ट करेक्ट। वेरी नाइस कैलकुलेशन बाय द वे, बट यस। 5 करोड़ का क्या माइंडसेट था 10 करोड़ के लिए? सी ऑनेस्टली मेरा एक पहले से बेसिक माइंडसेट रहा है। मैं ऐसा नहीं था कि मेरा 5 करोड़ पे अब चलो कुछ अलग करते हैं 10 करोड़ पे, हाँ मेरा फंडा बहुत ज्यादा सिंपल था। अगेन मुझे रिच डैड पुअर डैड नहीं सिखाया। हाँ। मेरा फोकस 5 करोड़ की नेटवर्थ करना या 10 करोड़ की नेटवर्थ करना था ही नहीं कभी। हम्म मेरा फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा कितनी पैसिव इनकम में जनरेट कर सकूं। हम्म ओके, जितनी ज्यादा मैं पैसिव इनकम जनरेट करूंगा, सी आज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है चलो मान लो, हम्म बट पैसिव इनकम ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, एट द एंड उसको मैं बेचना शुरू करूंगा। सो एट द एंड तो वो चीज जीरो होने वाली है। सो मेरा फोकस ये नहीं था कि कितने नेटवर्थ की मेरी प्रॉपर्टी बन रही है, मेरा फोकस था कि कितनी मैं पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूँ, कि एक स्टेज ऐसा आ जाए कि मैं जितना भी पैसा खर्च करना चाहूं मैं कर सकूं। ओके, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बस अब दुनिया घूमना है, एंजॉय करना है, जो भी चीज है, दैट्स इट। हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने चाहिए। सो मेरा पैसिव इनकम पर फोकस ज्यादा रहा है अभी तक, ऑलवेज। हम्म सो मेरा यही माइंडसेट है पहले से, चाहे वो 5 करोड़ की नेट टोटल एसेट हो या 10 करोड़ की हो, वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। सो व्हाट्स, well आप तोड़ रहे हो आई वुड से, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देन बीइंग रिच एंड देन बीइंग वेल्दी? एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ बुकिश आंसर हियर। करेक्ट। टेल मी रॉ आंसर, क्योंकि आप वो प्रोसेस में हो अभी, यस। राइट? सी मैंने रिच पर्सन जो है ना, वो एंड वेल्दीएस्ट पर्सन में डिफरेंस ये है कि रिच पर्सन को अपनी जो लाइफस्टाइल है हम्म वो आज नहीं तो कल उनकी वो कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर वो अपने पैसों को, चलो मान लो आज मैंने प्रॉपर्टी सेल की, हम्म कोई प्रॉपर्टी, एंड आज मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ गए। हम्म अभी मैंने 50 करोड़ आए हैं, सो मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ आज के टाइम पर, ठीक है। बट अभी अगर मैंने 50 करोड़ में मैंने अच्छी अच्छी गाड़ियां ले ली, एक बड़ा सा बंगलो कर लिया, तो मेरी वो वेल्थ खत्म हो गई। या। सो माइंडसेट हमारा अमीर होने का नहीं होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए वेल्दी पर्सन। बिकॉज वेल्दी पर्सन मैं किससे बोलता हूँ, वेल्दी पर्सन वो है कि अगर उसका बिजनेस चले या ना चले, या उसकी जॉब चले या ना चले, वो बंद है, घर पर भी बैठा हुआ है, बट उसके पास एक ऐसी कैपिटल आ रही है
जिससे कि वो अपना गुजारा कर पा रहा है, मेरे हिसाब से वो एक वेल्थीएस्ट पर्सन है, एक रिच के कंपेयर में। सो यू आर इनटू लॉट ऑफ रियल एस्टेट, ओके, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट करता है रियल एस्टेट। सो टेल मी, जब आप 1 करोड़ पे थे, यू सेड आप कमर्शियल पे नहीं, ज्यादा रेसिडेंशियल पे जा रहे थे, राइट? हम्म। सो एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन के लिए राइट इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको ग्रो होना है एक्सपोनेंशियली? फॉर इट शुड बी अ लैंड और इट शुड बी अ फ्लैट? सी, सबसे पहले अगर एक मिडिल क्लास पर्सन की बात करें तो डायरेक्टली अगर वो रियल एस्टेट में जाएंगे तो अगेन उनको बड़ा कैपिटल चाहिए। और अगर आप पहले ही प्रॉपर्टी में लोन का तरफ जा रहे हो ना, तो वो ईएमआई ट्रैप में फंस जाओगे फॉर द इन्वेस्टमेंट। अच्छा। ओके, सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास, अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है ना कि जहां पे आपका जो ईएमआई बनने वाला है हम्म। एंड आपको जो रेंट मिलने वाला है, वो दो चीजें अगर सिमिलर हो रही है, देन जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आप पर ईएमआई का कोई बर्डन नहीं रहने वाला। हम्म। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, देन कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सोर्स आप ढूंढो कि जहां पे आप मंथली इन्वेस्ट करके कैपिटल आप एक्यूमुलेट कर सके हो। आफ्टर दैट आप रियल एस्टेट में मूव हो सकते हो। ओके, अगर मुझे पूछा जाए तो मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पहले ली, बट हम्म। उसकी भी कंडीशन थी। मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी मेरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ली, तो यहाँ पे काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके आसपास ली, ओके। बिकॉज स्टूडेंट्स है। एंड स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट है, अगर वो हॉस्टल में रहते हैं ना, तो उनको काफी ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। हम्म। उनको फ्रीडम चाहिए कि भाई हम रात में घूम सके, हमें जो करना चाहे कर सके। सो बाहर की तरफ जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज थी, वहां पे मैंने इन्वेस्ट किया। और चीज क्या है कि कॉलेज आउटस्कर्ट में, हम्म। ओके, सो मुझे प्रॉपर्टी सस्ते में मिली, रेंट इनकम, मुझे रेंटल इनकम ज्यादा मिली वहां पे। अच्छा, सो आपने बहुत स्ट्रेटेजिकली तो इन्वेस्ट किया। वो मेरा फोकस था, इसी वजह से मैंने रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट किया। ओके, सो एंड वो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो तो मैंने मेरे पास एक भी पैसा नहीं था एंड मैंने वो बिल्ड की थी। अच्छा, जब आपने बिल्ड किया वो प्रॉपर्टी को, यू डिड पहली हैव। प्रॉपर्टी जो मैंने ली थी ना, हम्म। पहली प्रॉपर्टी जो मैंने ली थी, उस वक्त मेरे पास एक भी पैसा नहीं था मेरा। मैंने पूरा उसके जस्ट अंदर झोंक जॉब दिया था। जॉब मैंने हाँ। चीज किया था, मैंने जॉब मेरा जस्ट मैंने छोड़ा था। हम्म। एंड मैंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था। सो उस वक्त तो मेरी मंथली इनकम हार्डली 5 या 7 हजार थी। मंथली इनकम फ्रॉम मंथली, थ्रू रेंट? नॉट थ्रू रेंट। ओके। मेरी जो जॉब छोड़ने के बाद जब मैं बिजनेस में मैंने शुरुआत किया, मैंने बोला था नोटबंदी वाला चीज। बराबर। सो वो 1 2 3 महीने की अगर मैं बात करूं तो मेरा 4 5 या 7 हजार से ज्यादा मेरा इनकम नहीं हो रहा था, बिकॉज मेरी शुरुआत थी ना। हम्म। सो शुरुआती दिनों में तो यही चीज होती है। सो उस वक्त मैंने पहली प्रॉपर्टी ली थी, बट उसके लिए भी मैंने काफी सारी स्ट्रेटेजीज को यूज किया था टू गेट दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी। आपका जो स्ट्रैटेजीज मेरे को लगता है ना, बहुत वॉरेन बुफे टाइप लगता है एक्चुअली देखने अच्छा। का, बट इन अ बिट रियल एस्टेट वे। ओके। बट यू आर प्लेइंग दैट स्लो गेम, राइट? एंड actually the fastest way to grow something is go slow, right? करेक्ट। So tell me, what are the investment strategies? Can you give me one premium investment strategy that always helps you grow, like there is no zero fail rate in that? सी ऑनेस्टली, अगर कैपिटल थोड़ा जल्दी से ग्रो करना है ना, Hmm. तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। Okay. ओके, बिकॉज अगर रिस्क फ्री में जाओगे तो अगेन वो एफडी वाला सीन आएगा। Hmm. ओके, जहां पे आपको आपका पैसा आपको सेफ लगता है, बट एट द एंड वो आपका सेफ नहीं है। Hmm. ओके, सो कहीं पर भी रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी नहीं है। बट सबसे बड़ा चीज जो सभी में लैक करता है वो है पेशेंस। ओके, Quality. क्वालिटी या पेशेंस की अगर मैं बात करूं, सो लेट सपोज आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट। ओके, सबको तुरंत पैसा चाहिए, बट ये है ना, लंबे समय का गेम है। बिकॉज जब आप, भले स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, बिकॉज एट द एंड पैसा तो मार्केट में ही जा रहा है। Hmm. सो रिस्क वहां पर है। बट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, सो जब टाइम बढ़ जाता है ना, तो रिस्क कम हो जाता है। Hmm. ओके, Makes sense. आज अगर आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, लेट सपोज आप निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक उठाओ। Hmm. ओके, उसका चार्ट ओपन करो, उसका डेली चार्ट देखो, बहुत सारे आपको फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, बहुत सारी वॉलिटिलिटी दिखेगी। लेकिन उसी का अगर आप वीकली या मंथली चार्ट में उसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको एक स्ट्रेट आपको ग्राफ दिखेगा सीधा जो ऊपर ही सीधा जा रहा ऊपर जा रहा है। है। Yeah. सो यहां से हमें एक चीज सीखने को मिल रही है कि भाई लॉन्ग रन में ही पैसा बनेगा और ग्रो आपका होगा पैसा। सो लॉन्ग रन पे जाते हो, रिस्क कम हो जाता है, और फिर जब कंपाउंडिंग चीज आप उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तब आपको मजा आता है, पैसा वहां पे ग्रो होता है। Smith, what would you recommend
जब आपको पहली तारीख पे सैलरी मिलती है, हम्म, हाउ डू यू एलोकेट दैट? लाइक इफ यू वांट टू बिल्ड 1 करोड़, आपको स्टार्ट 1 करोड़ से करना है, राइट? तो आपको पहले स्टार्ट सैलरी से करना पड़ेगा, करेक्ट। राइट? सो फर्स्ट डेट पे जब आपको सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, सो वो बजट एलोकेशन कैसे करना चाहिए, खुद के खर्चों के लिए कैसे निकालना चाहिए? एक एग्जांपल ले हम लोग, एक एवरेज सैलरी अभी 30,000 तो हो ही गई है, करेक्ट, जो जो एक कॉर्पोरेट में काम करता है। करेक्ट, सो 30,000 का एग्जांपल लेके करें, करेक्ट। लेट्स गो। सी, जब सैलरी आती है ना, हम्म। तो एक चीज है जो हम इंटरनेट पर बहुत बार सुनते आए हैं, जो काफी कॉमन है। हमें क्या बताया जाता है कि जब भी इनकम आती है ना, हम्म। उसमें पहले इन्वेस्ट करो, ओके। बाद में फिर खर्चे में उसको डाइवर्ट करो। अगर आपके ईएमआई है या क्रेडिट कार्ड का बिल है या आपका जो भी रूटीन का खर्चा है, उससे आप सेकंड प्रायोरिटी दो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इन्वेस्टमेंट में रखो। जो आज तक हम सभी लोगों को ये चीज बताई गई है और सभी जगह पे लोग एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम्म। क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जब मैं मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज एनालाइज करता हूँ, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, ओके, जॉब करने वालों में एक चीज मैंने कॉमन पाई है, सभी लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे हुए हैं। या दैट इज सभी ट्रू, लोग। दैट इज वेरी ट्रू। ओके, सो सबसे पहले ना होम लोन का बड़ा ईएमआई रहता है। हम्म। ओके, घर बनाओ दैट्स फाइन, हम्म। ठीक है, होम लोन का ईएमआई। दूसरा कि उनका जो भी रूटीन का खर्चा है उसमें क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा हो जाता है। बिकॉज आज चीज क्या हो चुकी है कि कंज्यूमर लोन बहुत ज्यादा इजीली मिल जाती है। आज अगर मुझे फ्रीज लाना है या टीवी लेना है, सो लेट सपोज मेरा बजट है 50,000 रुपीज का, मुझे टीवी लाना है। ओके, बट मुझे 90,000 रुपीज का एक टीवी बहुत ज्यादा पसंद आ गया, जो मेरे घर को थोड़ा अच्छा लगेगा और ईएमआई में भी मिल रहा है। हम्म। ओके, सो अगर मुझे 4-5 हजार मंथली ईएमआई में 90,000 का एक अच्छा सा मुझे टीवी मिल रहा है, बड़ा सा, तो मैं उसे क्यों ना लूं? हम्म। सो वो मेरे घर पर आ गया। सो वो इजीली जो मुझे लोन मिली, उस चक्कर में मैंने मेरा ईएमआई या मुझे मंथली जो खर्चा था मैंने और ज्यादा बढ़ा लिया। प्लस अभी चीज क्या हो गई है कि लोग एक दूसरे की लाइफस्टाइल को कंपेयर कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, कि आज चलो मान लो मेरा कलीग है, हम्म। वो इतनी अच्छी गाड़ी ला रहा है, तो क्यों ना लाऊं? सो अगर मेरी कार का बजट 6 to 7 लाख रुपीज है, बट उसकी जगह पे मैं बाय करूंगा 10 लाख की गाड़ी। सो सब लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे हुए हैं। सो मेरा ये सजेशन है सभी को, सैलरी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो बात की बात है। पहले तो ईएमआई ट्रैप से बाहर निकलो। भले वो अच्छी गाड़ी ला रहा है, भले ही वो आईफोन यूज कर रहा है, आपको भी पता है वो ईएमआई पर है, उसे अभी एंजॉय करने दो। अभी क्या करो, लाइफस्टाइल को थोड़ा नॉर्मल रखो। हम्म। मैक्सिमम अमाउंट जितना आप अफोर्ड कर सकते हो कि भाई इतना कैपिटल अगर कम हो जाता है मेरे इनकम में से तो भी चलेगा, उस कैपिटल को इन्वेस्ट करो। ओके, इधर यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, या तो फिर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करो पोर्टफोलियो में। हम्म। फिर कुछ समय के बाद ऐसा स्टेज आएगा कि जब आपका वहां पे इतना कैपिटल अच्छी तरीके से ग्रो हो चुका होगा कि आप उससे भी बेहतरीन लाइफस्टाइल जी पाओगे। ओके, सो जितना भी सैलरी आ रहा है एटलीस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट 30 to 35% फ्रॉम दैट सैलरी। 35%। 35%, ठीक है। उससे ज्यादा हो सके तो करो। ठीक है। ओके, लोग बोलेंगे क्या पॉसिबल ही नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल ये है वो है, या इतनी ईएमआई है, तो निकलो, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। और सबसे ज्यादा चीज जो शॉकिंग लगती है ना, कि सैलराइड लोगों में मैक्सिमम पर्सनल लोन होती है। पर्सनल लोन होती है। पर्सनल लोन बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, और पर्सनल लोन से खराब लोन एक भी नहीं। अच्छा। इससे अच्छा कितना परसेंट पे मिलता है पर्सनल पर्सनल लोन लोन जो एवरेज? है वो डिपेंड करता है, बट पर्सनल लोन का जो मिनिमम 12% तो रहेगा। मिनिमम जो है 12 to 14% से लेकर 48% तक जाता है। हम्म। और मैक्सिमम जो पर्सनल लोन रहती है ना, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। सो अगर मैंने 1 लाख रुपए की पर्सनल लोन ली है, मैंने 98,000 रुपीज का प्रिंसिपल में पे भी कर देता हूँ, स्टिल मेरा इंटरेस्ट 1 लाख पर ही लगेगा। अच्छा, ओके, ओ। सो वो फ्लैट अच्छा, रहेगा। तो वो फ्लैट रहेगा, लाइक फ्लैट। वो इस पे नहीं चलता है, बहुत कंपाउंडिंग कम पे नहीं ऐसे चलता है। पर्सनल लोन है जो आप बैंक से लेते हो जिसमें आपको रहता है कि भाई मैंने लिया नहीं है यार, मेरे को पता ही नहीं था ये चीज। नहीं लेना चाहिए, पर्सनल लोन से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसा है पैसों की जरूरत है, इमरजेंसी है, तो अगर आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है उसके बेस पर भी आपको लोन मिल जाता है, हम्म। जो रिड्यूसिंग रेट पर रहता है। अच्छा, जो रिड्यूसिंग रेट पर है। यस। ओके। बट पर्सनल लोन एक ऐसा ट्रैप है जिसमें छोटी लोन लेते हो ईएमआई बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 5-7 लाख रुपए का भी पर्सनल लोन लेते हो, आपका ईएमआई 15-20 हजार का होता है, बिकॉज टेन्योर कम होता है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। सो आपका मंथली कितना ज्यादा हो गया? सर, तो मैं पर्सनली है ना,
क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बड़ा ट्रैक करता हूँ, उनके हम्म बैलेंस शीट्स और हम्म उनके पीएनएल्स को हम्म एंड कैश फ्लोज को. ओके सो आपने अभी ईएमआई ट्रैप के ऊपर बात किया, राइट? तो डू यू रिकमेंड अर्ली 20s में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए हमारे पास? सी क्रेडिट कार्ड मैं पहले में बिलीव नहीं करता था नहीं. मेरे हिसाब से, बट क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में जब मैंने यूज करना शुरू किया डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, बट दैट डिपेंड्स कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे कर रहे अच्छा, तो कैसे करना चाहिए? हो. चलो. ओके, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको काफी सारे फ्रीबीज मिलते हैं, काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, काफी सारे कैशबैक्स मिलते हैं. हम्म. तो उसका एडवांटेज हम क्यों ना लें. सो एक सिंपल सी चीज है कि अगर चलो मान लो कहीं पर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ जो मेरे रूटीन लाइफ का है, जो मुझे खरीदना ही है, हम्म. जो मेरी नेसेसिटी है, हम्म. सो उसमें मैं पेमेंट जो है वो या तो क्रेडिट कार्ड से करता हूँ जहां पे मुझे अच्छे खासा कैशबैक मिलता है. सो मैं वहां पे जो मेरे रूटीन चीज है उसमें मैं क्रेडिट कार्ड को ही यूज करता हूँ. बट अगर मैं ये सोच रहा हूँ हम्म. कि अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है और मैं अच्छा खासा शॉपिंग कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ कपड़े की, नेक्स्ट मंथ देख लूंगा, तो वो थॉट प्रोसेस गलत है. हम्म. सो क्रेडिट कार्ड या तो आपके फेवर में काम करेगा या तो फिर आपको डेट ट्रैप में फंसा देगा. सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज कर रहे हो. बट हाँ, क्रेडिट कार्ड यस आपके पास होना चाहिए. अर्ली 20s की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि शायद आपको उतनी समझ ना हो उस वक्त कि उसको कैसे यूज करना है क्रेडिट कार्ड को. हम्म. बिकॉज क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसका रीपेमेंट अगर आपने मिस कर दिया क्रेडिट कार्ड का. क्रेडिट कार्ड का, हाँ बाबा. सो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, फ्यूल के लिए मैं उसको यूज करता हूँ, मुझे अच्छा खासा कैशबैक मिलता है. बट चीज क्या हुआ, एक बार मैं अबू धाबी ट्रैवल कर रहा था, सो मैं उसका रीपे करना भूल गया. हम्म. एक बार मेरे से ये गलती हो गई. हम्म. जब मैंने वापस आया तो मैंने स्टेटमेंट चेक किया तो ईच एंड एवरी अमाउंट बढ़ती जा रही थी. सो मुझे लगा यार ये क्यों है. सो मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो रीपेमेंट था वो मिस हो गया, उसकी वजह से लेट फी लगा है. मैंने कहा इट्स फाइन. उसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे चार्जेस लगाए थे. मैंने कहा कि ये क्या चार्जेस है, तो उन्होंने बोला कि आपका जितना क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू था, लेट सपोज 10,000 रुपीज का अमाउंट ड्यू था, सो ईच एंड एवरी डे उस 10,000 का 3.5% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था एवरी डे. वो एडअप होके चार्ज हो रहा था वो इसमें. एडअप मतलब 10,000 जो था उसके ऊपर मैंने लेट फी तो मुझे पे करनी ही है, बराबर. प्लस ईच एंड एवरी डे 3.5% मेरा इंटरेस्ट चल रहा है 10,000 रुपीज पर. और मैं एक वीक के बाद आया तब मुझे पता चला कि यार ये रीपेमेंट करना भूल गया. सो ये गलती मत करना, हम्म. बिकॉज आपने रीपेमेंट अगर भूल गए ना फिर उनके हाथ में है सारी चीजें. वैसे ही तो कमा पाएंगे ना. यस वही चीज कितना है. देंगे तो वो भी. वही चीज है. सो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, बट कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड काफी अच्छी चीज है. सर पता है, लास्ट टू लास्ट ईयर रिटर्न्स मिले म्यूचुअल फंड्स में. ये साल हार्डली रिटर्न्स दिए म्यूचुअल फंड्स ने, करेक्ट राइट? लेकिन अगर हम लोग एक 3 साल का एवरेज निकाले ना, आईआरआर कुछ भी लगा दे करेक्ट हम लोग, तो सिर्फ देर आर 7% म्यूचुअल फंड जिसने 14% से ऊपर रिटर्न्स दिए. करेक्ट अभी स्मॉल कैप्स ने तो ये साल दिया ही नहीं, वो उनका एवरेज लग के हम लोग को रिटर्न मिलेगा. सो नॉट कंसिडरिंग देम, करेक्ट राइट? सो कंसिडरिंग द लार्ज कैप जिधर सबसे ज्यादा इन्फ्लो है, राइट? सो व्हाई कंसिडर म्यूचुअल फंड एज अ स्कैम? आई हेल्प यू अंडरस्टैंड. यू सेड कि 30,000 पे 30% हमको सेव करना चाहिए, करेक्ट राइट? उसमें अगर मैं 10% से भी अगर ग्रो कर रहा हूँ ना सर, तो एक हो गया रुपी फॉल. हम्म हो गया रुपी फॉल, अगर चलो साल में 3% हो गया, ओके या 3% या 2% तो मूव होता ही है. हम्म 3 से 2% मूव करेक्ट होता है. एंड 7% से तो इन्फ्लेशन मूव हो रही है. हम्म लेकिन क्योंकि वो इन्फ्लेशन लो सेक्टर पे भी लगती है जिसका कोई स्पेंडिंग पावर नहीं है, सो आई फील जीडीपी का कैलकुलेशन थोड़ा मिसला हुआ है. हम्म लेकिन अगर इन्फ्लेशन का 7% भी अगर हम लोग लगा दें, तो इधर ही हो गया 10%. तो आपने तो सिर्फ डिप्रिसिएशन बचाया, आपने रिटर्न तो कुछ कमाया ही नहीं. करेक्ट सो आई फील म्यूचुअल फंड एज एन असेट वैल्यू इज मेकिंग यू मोर पुअर. ओके. अग्री विथ मी और नॉट? लाइक प्लीज, लाइक लेट मी नो योर ओपिनियन, एंड फिर उधर से हम लोग जाएंगे कि किसको कैसे चूज करने का. ओके सो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट. सी सबसे पहले ये जो माइंडसेट है कि लाइक पिछले 3 साल में अगर पहले 2 साल म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए, इस साल तो निफ्टी ने 0% ही दिया है. सो एट द एंड अगर मैं एवरेज आउट करूं तो मेरा तो यहाँ पे नुकसान ही है. सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड जो है वो स्कैम है. ओके जैसा जो आपका कहना था, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी स्कैम नहीं है. क्यों? सो यहाँ पे दो चीज है. सबसे पहली चीज, क्यों म्यूचुअल फंड. सो चलो मान लो आज मैं जॉब कर रहा हूँ, ओके 9 to 5 या 9 to 6 मेरा जॉब है, और मेरा जो ट्रैफिक में आने जाने में मेरा चलो मान लो 12 घंटे का 10 से 12 घंटे का मेरा जॉब रहता है. उसके बाद घर पर आकर
मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, खाना वाना खाया, एंड उसके बाद फिर मैं रिसर्च करने बैठता हूँ मार्केट में या क्या चल रहा है। सो उस तरीके से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट होने से रहा हमारा नुकसान ही होने वाला है, लॉस ही होने वाला है। सो म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जहां पर ऑलरेडी फंड मैनेजर्स आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट का। उनके पास मार्केट की वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो हमारे पैसों को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं हम्म और मार्केट में रिटर्न जनरेट करते हैं। सो हमने क्या किया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप एक्सपर्ट हो, आप हमारा पैसा मैनेज करो। सो फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। अब रही बात रिटर्न्स पर आता है। हम्म सो म्यूचुअल फंड जो है, आपने सुना होगा एक टाइम पर म्यूचुअल फंड की एड आती थी हम्म कि भाई म्यूचुअल फंड सही है। हम्म ओके, वो एक एड चल रही थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, म्यूचुअल फंड सही है। अभी क्या है, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन म्यूचुअल फंड में पेशेंस रखना भी जरूरी है। ओके सो म्यूचुअल फंड जो है ना, एक लॉन्ग रन की गेम है। ओके, सो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस साल निफ्टी ने 0% दिया तो मेरे म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे नहीं बनाए, मैं ये सोच रहा हूं कि निफ्टी ने इस साल रिटर्न नहीं दिया, ठीक है, बट मेरे ईच एंड एवरी मंथ जो मेरी एसआईपी कट रही है उसमें मेरे यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। कल उठ के म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट चीज क्या है, स्पेशली एसआईपी में, मार्केट क्रैश होता है ना, हम्म तभी भी आप फायदे में रहते हो। बिकॉज मार्केट क्रैश हुआ तो मेरे जो भी फंड्स है उसके यूनिट्स की एनएवी नीचे गई। बराबर एनएवी जब नीचे जाती है तो अब जब मेरा एसआईपी का ईएमआई कटेगा तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। सो इट्स अ गेम ऑफ एवरेजिंग। ओके अब चीज क्या है कि हम 2-3 साल का व्यू देखते हैं। लेट सपोज आज मैं 50,000 रुपीज की एसआईपी करता हूं। ओके, हम अज्यूम करते 13-14% का। अगर मैं, चलो मान लो मैंने ये टारगेट रखा कि मेरा 20 साल के बाद कैपिटल होना चाहिए 10 या 12 करोड़ का। ओके, बट पहले 5 साल में मेरा कितना कैपिटल बनेगा, हार्डली 8.5 से 9 लाख होंगे मेरे हम्म पास। हम्म फिर 10वें साल पे मेरा कितना कैपिटल बनेगा, हार्डली मेरा 20 लाख के अराउंड बनेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं काउंट कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली हाँ बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15 साल के बाद फिर मुझे 2, 2.5 या 4 करोड़ दिखेंगे। हम्म और फिर 20वें साल पे मेरा 12 करोड़ तक पहुंचेगा। सो एक्चुअल मैजिक तो आखिरी 5 साल में हुआ, पहले हमने सिर्फ एवरेजिंग का प्रोसेस किया। सो द पेशेंस वाज द गेम पेशेंस वॉज द गेम। आज लोग इंश्योरेंस कर रहे थे, हम्म सब लोग, अब हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स ने इंश्योरेंस लिए होंगे, बीस यस बीस 25-25 साल पुराने। तो उनमें इतना पेशेंस था, तो हमें तो पेशेंस रखना ही चाहिए। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, हम्म तो भाई प्लीज कीप पेशेंस। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 2-3 साल या 4 साल में मेरा पैसा डबल होना चाहिए, तो नहीं होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए लेकिन अभी सिर्फ 15 लाख ही दिख रहा है, हम्म तो मेरा रिटर्न तो कहाँ पे बना है उतना कुछ खास 10 साल में। बट भाई तू ये सोच कि तूने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए है थ्रू एसआईपी, तूने इकट्ठा थोड़ी इन्वेस्ट किया, हम्म तू पार्ट में डाल रहा है ना पैसा। पार्ट में डाल रहा है ना हाँ ओके, ऑब्वियसली सो जो पैसा सबसे पहले ईएमआई में गया तो उस पर सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट हुए होंगे, और जो आखिरी ईएमआई वाला पैसा था, आखिरी एसआईपी वाला पैसा, तो उस पर कम रिटर्न जनरेट हुए होंगे। वो एवरेज होते जाता है ना वो एवरेज होगा एट हाँ द एंड तो। बराबर सो म्यूचुअल फंड इज अ गेम ऑफ एवरेजिंग। बट इट्स मोर ऑफ अ गेम ऑफ पेशेंस पेशेंस, डेफिनेटली नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पेशेंस। यार कि आपने यस, 10 साल जो एवरेज किया उसका रिटर्न्स आपको लास्ट 5 इयर्स में मिला सो बिकॉज वो अमाउंट करेक्ट, जनरेट हो गया वो चीज है। वेरी अभी अगर नाइस यार आपको इस चीज को थोड़ा स्पीड अप करना है, हम्म अगर आपको चाहिए कि मुझे हम्म ज्यादा तुरंत थोड़ा रिटर्न मिले, देन 15 जस्ट, साल नहीं 10 साल में मिल जाए चलो देन जस्ट गो फॉर स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप में क्या होता है लाइक आज लाइक आप टॉप अप एसआईपी मतलब कि क्या है, वही फंडा हम्म कि लोग हर साल इन्वेस्ट तो करते हैं, हम्म बट जैसे इनकम बढ़ती है वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना जरूरी है। सो लेट बराबर सपोज मैं मेरे एसआईपी में 10% का टॉपअप लगाता हूँ, 10,000 की एसआईपी है, हर साल 10% का, हाँ यस। सो नेक्स्ट ईयर मेरी 11,000 की एसआईपी हो जाएगी, हम्म 10% बढ़ गया। सो ईच एंड एवरी ईयर मेरा एसआईपी अमाउंट 10% से ग्रो होता जाएगा। हम्म सो उतना ज्यादा एवरेजिंग होगा। Do you think ETFs are much better than mutual funds in this case scenarios? सी दैट ETFs डिपेंड्स। में भी सेम ही होता है ना प्रोसीजर लाइक यू कैन ऑटोमेट दैट प्रोसेस एज वेल राइट करेक्ट। म्यूचुअल फंड्स ओके सी एट द एंड ईटीएफ्स जो है वो कहीं ना किसी सेक्टर या इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम्म ओके, उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आपको सबसे ज्यादा सेफ जाना है, हम्म ओके, तो निफ्टी इंडेक्स में ईटीएफ में जा सकते हो, निफ्टी ईटीएफ जो निफ्टी के ही रिटर्न्स को ट्रैक करता है। ओके, बट अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपका टारगेट ज्यादा बड़ा है, हम्म देन ईटीएफ्स को आप अवॉइड करके मिड कैप या स्मॉल कैप में आप जा सकते हो, बट उसमें पेशेंस चाहिए। एंड
मिड कैप या स्मॉल कैप में आप तभी जाओ जब आपको ये है कि 5-7 साल में मुझे पैसे नहीं निकालने। स्मॉल कैप में ना। स्मॉल कैप या मिड कैप, तभी आप उसमें जाओ। मेरे तो को उसके लगता है कि बीटा ज़्यादा रहता है ना, उसका बीटा हाई रहता है। तो उसी वजह से रिस्क ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो रिस्क को एब्ज़ॉर्ब कर सके टाइम। टुडे वी आर सिटिंग हियर, सिल्वर का प्राइस 2 लाख रुपए टच कर चुका है करेक्ट, लास्ट नाइट, राइट? करेक्ट। टेल मी व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ सिल्वर फ्रॉम हियर? सी अगर लॉन्ग रन की बात करें हम्म। तो डेफिनेटली सिल्वर का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है, हम्म। काफ़ी ब्राइट है एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न भी सिल्वर जनरेट करके दे सकता है। हम्म। बट सिल्वर के साथ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उससे आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आज अगर आपने शायद से ये देखा होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, उन्होंने भी ये बोला कि सिल्वर जो है वो ऑलमोस्ट 400-500% तक के रिटर्न्स भी दे सकता है, मतलब 4-5 गुना यहाँ से हो सकता है। सो आज लोग क्या है सिल्वर में इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, या चाहे ईटीएफ हो या फिजिकल सिल्वर हो। मार्केट में अभी फिजिकल सिल्वर भी इजीली अवेलेबल नहीं है, नहीं है। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि आज सिल्वर, चाहे ईवी हो या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सभी जगह पे सिल्वर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। हम्म। ओके, सो अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड है तो सिल्वर ऊपर ही जाने वाला है, बट आप उसका रिस्क नहीं देख रहे। सिल्वर में साथ में रिस्क भी जुड़ा हुआ है, किस लाइक। तरीके का मैं आपको वो समझाता हूँ। हम्म। सो जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज में, इतनी सारी जगह पे जब सिल्वर का इतना एसेंशियल रोल है और इतनी डिमांड उसकी ज्यादा है कि फिजिकल सिल्वर अवेलेबल नहीं है, सो हो सकता है कि वे सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज उसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड जब ज्यादा होगी तो ये जो कंपनीज है इनकी इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा होगी। ओके, मेक सेंस। सो वो चीज उनको ज्यादा महंगी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज ऑल्टरनेटिव्स पर ज्यादा फोकस करेगी। चलो वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज कि लेट सपोज आज मुझे सिल्वर का फ्यूचर बाय करना है। चलो मान लो मैंने एक लॉट सिल्वर फ्यूचर। मुझे बाय करना है सिल्वर का फ्यूचर। चलो मान लो एक लॉट मुझे 5 लाख का पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ओके, 5 लाख का, चलो मान लो एक लॉट मुझे पड़ रहा है। 5 लाख का मुझे 10% का लीवरेज मिल जाता है, तो 50,000 रुपीज के अराउंड मुझे सपोज चलो मान लो इन्वेस्ट करना है। हम्म। अब चीज क्या होती है कि सिल्वर ना काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। हम्म। सिल्वर में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू गोल्ड। सो चलो मान लो सिल्वर में बूम आ गया, जैसे अभी हमने देखा। सो जब सिल्वर में इतना बूम आता है, जब शार्प इतना ज्यादा बढ़ता है ना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है फ्यूचर्स के लॉट की भी। फ्यूचर्स के लॉट की ना। उसकी भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सो लेट सपोज आज मेरी 50,000 रुपीज में मैंने एक लॉट बाई किया है। सो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि सिल्वर का प्राइस शूट हुआ है तो मैं प्रॉफिट में हूँ, ऐसा नहीं होता। हम्म। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। सो लेट सपोज अब मेरे ब्रोकर ने मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए की कर दी। अभी मुझे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर या तो मुझे 50,000 रुपीज वापस देने पड़ेंगे ताकि मेरी पोजीशन मेंटेन रहे। हम्म। अगर मैंने वो टाइम मिस कर दिया तो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। सो एट द एंड तो मैंने लॉस ही किया। वही हो गया ना। वही चीज हो गई। सो चीज क्या हो रही है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ने की वजह से हो सकता है कि ज्यादा सेलर्स बढ़ जाए इस चीज के, या तो लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दे। और अगर ये चीज होती है तो सिल्वर का प्राइस क्रैश हो सकता है। I think very differently, Smith here. Let me explain you my way. हम्म। सिल्वर का क्रैश ये तो होएगा. हम्म। दिस इज लाइक अ प्रॉपर प्लान यू हैव गिवन, लाइक कैलकुलेशन प्लान की ये सेंस करता है प्लान. करेक्ट। मेरे को अभी इसका नेचर से मैं आपको बताता हूँ, लाइक ओके। इस सिल्वर का नेचर और गोल्ड का नेचर क्यों है, व्हाई गोल्ड इज अ मच सेफर इन्वेस्टमेंट देन सिल्वर. आई विल हेल्प यू एक्सप्लेन हम्म। दैट. लाइक प्लीज हम्म। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हम्म। सिल्वर इज ड्रिवन बाय डिमांड. हम्म। डिमांड के कारण उसकी कमी है राइट नाउ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. रिसेशन आ जाता है, सिल्वर अपने आप गिर जाएगा बिकॉज द डिमांड फॉर सिल्वर विल फॉल. करेक्ट। राइट, फॉर चिप्स मे बी, फॉर वायर्स मे बी, राइट. हम्म। तो उसका डिमांड जैसे फॉल हुआ वैसे सिल्वर का प्राइस अपने आप फॉल हो जाएगा. नाउ दिस इज द नेचर आई एम टॉकिंग हम्म। of why we are using silver. हम्म। But gold works very differently. हम्म। गोल्ड का जो डिमांड है वो ड्राइव कंट्रीज करता है. हम्म। रिसेशन के टाइम पे कंट्रीज उसको और ज्यादा उठाती है हम्म। बिकॉज दैट इज रिसेशन प्रूफ. हम्म। राइट. हम्म। सो आई फील गोल्ड बहुत एवरेज रिटर्न्स देता है. मे बी 20% इज गुड इनफ रिटर्न्स एक्चुअली गोल्ड में, अगर हम लोग देखने जाए लास्ट 5 years का एवरेज निकाले तो, rather than silver. Silver feels like a trend more right हम्म। now to me. Do you think that way? करेक्ट, यस। सी वही चीज है कि गोल्ड जो है ना वो सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर एसेट इसलिए माना जाता है बिकॉज उसे बैंक्स एंड जो भी ज्वेलर्स है जो गोल्ड को अपना होल्ड करके रखते हैं उनका बैकिंग है। अच्छा. ओके, सो
उसमें सिल्वर जितनी वॉलेटिलिटी ना होने की वजह से गोल्ड पर रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है एंड वो ज्यादा सेफ एंड ट्रस्टेड एसेट बनती है कंपेयर टू सिल्वर। ओके, सो अगेन मैं वही चीज मैं बोलूंगा कि सिल्वर में डेफिनेटली हमें आगे जाके भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि सिल्वर जो है वो यहाँ से क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नो, बट एक रिस्क है जो उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। सो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि सारा पैसा हमने सिल्वर में डाल दिया, ये गलती नहीं करना। नहीं करनी है बिल्कुल भी। पता है आज इवन आफ्टर बीइंग लाइक 6 to 8 years विद इन द मार्केट, आज तक मेरे को अंदर से वो अर्जेस आती है कि सिल्वर मेरे को यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से जाएगा सिल्वर ऊपर, राइट, लेकिन मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि रिसेशन कब आएगा, कि उसकी डिमांड स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो आज तक वो अर्जेस आती है। हाउ डू यू थिंक यू शुड स्टॉप दोज अर्जेस? बिकॉज हमारा जो व्यू है वही लॉन्ग टर्म है। मैं ये नहीं देख रहा कि 1-2 साल में मेरा क्रैश होगा सिल्वर तो मैं अभी अभी मेरा बेच देता। माइंडसेट राइट नहीं है वैसे, राइट। यस, सी मैं ये नहीं सोच रहा कि अगर चलो मान लो मेरे पास सिल्वर है, हम्म। लेट्स सपोज फिजिकल सिल्वर है मेरे पास, सो मैं ये नहीं सोच रहा कि यार अभी 1-2 महीने में शायद से सिल्वर गिर सकता है तो मैं एक काम करता हूँ बेच देता हूँ, तो ये चीज रहेगी। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से 5-7 या 10 साल बाद सिल्वर कितना होगा, तो भाई क्रेजी है। डेफिनेटली अच्छा होगा। तो फिर मैं अभी ये बाइंग छोटी अपॉर्चुनिटी। चीजों के लिए मैं क्यों टेंशन लूं, हम्म। वही चीज है एट द एंड। I saw one of your reels where you were explaining Shah Rukh Khan's net worth, right? यस, Let me come on that actually. Shah Rukh Khan ka net worth 2023 में, he's a businessman first and then an actor. करेक्ट। That's what you mentioned, right? उनका net worth 2023 में 6,500 crores था, and he doubled that in 2 years. That is in 2025. That is to 12,000 crores, right? So, what are the strategies that he played actually? Can you please tell me that? सी एक नॉर्मल जो एक्टर्स होते हैं ना, हाँ, उनका क्या वो माइंडसेट, डिफरेंट कैसा है? वही मैं आपको बता रहा हूँ। सी जो नॉर्मल जो भी एक्टर्स है बॉलीवुड के, मैंने एक चीज देखी है कि उनके पास पैसा बहुत है। ओके, अच्छी खासी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारी चीजें अच्छी है, बट उनको पता है, सबको ये चीज कहीं ना कहीं पता है, या हमें भी पता है कि हर एक एक्टर का ना एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन होता है कि जहाँ पे उनको काफी ज्यादा फेम मिलता है, काफी ज्यादा नाम मिलता है, और आ, ये समझ लो कि भाई उनको जितना पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया। हम्म। उसके बाद क्या, सो काफी कुछ कम एक्टर्स ऐसे हैं जिनको काफी लंबे समय तक लोग याद रखते हैं और वो आज भी काम करे, जैसे कि अमिताभ बच्चन है। ओके, ऐसे काफी सारे एक्टर्स हैं बट जिनको, वो टॉप 1% तक ओके, चलता 1% वो है। लोग। यस। बाकी के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर कि जो भी उनको उनका लेट सपोज जो भी मूवी उन्होंने की है वहां से उनका जो भी पैसा उन्हें मिला, अगर वो मूवी अच्छा कर गए तो उनका जो रेट है या उनका जो प्राइसिंग वो ज्यादा बढ़ता है और वो उतना ज्यादा पैसा कमाते और उसको अपनी लाइफस्टाइल पे खर्च करते हैं। शाहरुख खान का ऐसा नहीं है। शाहरुख खान ने जब अपना पैसा कमाना शुरू किया, उन्होंने जब वो बॉलीवुड में आए, जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, तो जहां तक मैंने रिसर्च किया, ओके, आई एम नॉट सेइंग आई एम 100% श्योर, बट जो डेटा अवेलेबल था, मैंने जितनी भी चीजें रिसर्च की, मुझे एक चीज शाहरुख खान की काफी ज्यादा पसंद आई। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही मुंबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। यस, उन्होंने काफी सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, सबसे पहली चीज वो थी। दूसरी चीज कि जब उनको फेम मिला, जब वो ऊपर बढ़े, जब उन्हें किंग खान का एक टैग मिला, ठीक है, आफ्टर दैट उन्हें ये समझ में आ गया कि अब मेरी डिमांड अच्छी है, हम्म। अब एक्चुअली में मुझे जरूरत नहीं है फिल्मों की, लोगों को जरूरत है, डायरेक्टर्स को जरूरत है। सो उन्होंने क्या किया, फिल्म में जितना भी उनका बजट होता था या फिर जो भी बिजनेस होता था उसमें एज अ पार्टनर वो जुड़ गए, अच्छा। कि आपका अगर इतना बिजनेस होता है तो ये पर्टिकुलर परसेंटेज मेरा रहेगा। सो ये सबसे दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज था। थर्ड थिंग कि ये काफी ज्यादा एम्बिशियस थे, शाहरुख खान का माइंडसेट काफी ज्यादा वो फ्यूचर देखते हैं। सो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ना उन्होंने आई थिंक अराउंड 2000 उन्होंने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था, बट इवेंचुअली चला नहीं, बट उसके बाद उन्होंने रेड चिली शुरू किया, हम्म। प्रोडक्शन खुद का रेड चिली शुरू किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि आज वीएफएक्स का जमाना आने वाला है, बिकॉज आप देखो 2005 या 10 की अगर मैं बात करूं तो वीएफएक्स जैसा कुछ नहीं था, रावण। नॉर्मल मूवीज बन रही थी, बट उस वक्त उन्होंने रावण बनाया, एक हम्म। फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। उस वक्त हमें पता ही नहीं था यही क्या है, या एनिमेशंस क्या, उतना कुछ हमें पता नहीं था, लेकिन उस वक्त रावण जो था वो कॉन्सेप्ट, आज अगर वो मूवी आई होती तो शायद चल जाती। बहुत ज्यादा चलती। यस, बट उस वक्त उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया बिकॉज ऑफ वो, उनको पता है कि भाई वीएफएक्स इज द फ्यूचर। हम्म।
आज अगर देखो तो आज उनको समझ में आ गया कि अब जो है ना लोग ओटीटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। सो रेड चिलीज ने ओटीटी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद शाहरुख खान ने काफी सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया अपना पैसा। एक्चुअली ओटीटी पे उन लोगों ने चालू कर यस, दिया, डेफिनेट। बैडीज ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड उससे पहले भी उनकी आ चुकी है, बेताल सीरीज जो आई थी वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की है। आई डिडंट नो ऐसी दैट। काफी सारी है मूवी सीरीज। उसके बाद दुबई में उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में। वो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भी है, बट वहाँ पर भी उनका इन्वेस्टमेंट है। सो ये चीज़ है कि वो उनका ये नहीं कि सिर्फ अच्छा पैसा कमाओ और लाइफस्टाइल मेंटेन रखो, नो, ही नोज कि कैसे उसे ग्रो करना है। और मैं इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, उनका ये थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। अभी देखो एक आया अभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दुबई में, शाहरुख बाय डैन्यूब, ठीक है, एक ही दिन में सोल्ड आउट हो गया पूरा। एक दिन में हुआ वो? एक दिन में, लॉन्च के दिन ही। आई थॉट इट वाज लाइक 1 मंथ और मे बी 2 नो, मंथ। लॉन्च के दिन ही पूरा सोल्ड आउट हो गया। एंड उनको अनाउंस करना पड़ा कि आगे अभी नहीं मिलेगा। नाम की वैल्यू है अभी। नाम बनाने भी तो साल लगा है ना सर। डेफिनेटली कितने सेक्रीफाइस किए, कितनी सारी चीजें उन्होंने दी तब जाके। सो खैर वही चीज है, इसीलिए शाहरुख खान का माइंडसेट काफी ज्यादा डिफरेंट है बॉलीवुड में दूसरे लोगों के कंपेयर में। सर सो टेल मी हाउ योर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड उसको आप फाइनेंस में लेके आए, लाइक मेरे को वो बहुत कंसर्निंग है एक्चुअली थोड़ा। ओके, सी, हर एक के लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि यार ये चीज मैं करने ही नहीं वाला था लाइफ में, मैंने सोचा नहीं था, बट वो चीज आप करते हो। एंड शायद वो आपके डेस्टिनी में लिखा होता है कि आपके लिए सब बेटर ही होता है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज पहले हर जगह पे यही बताया जा रहा था कि भाई इंजीनियरिंग करो, उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज वो पैकेज अच्छा मिलता है। वो एक थॉट प्रोसेस रहता है। हालांकि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला कि ये झूठ था, ऐसा नहीं है। मजा तो आईटी वालों का है, बट क्या, सो पहले मेरा यही माइंडसेट था कि इंजीनियर होने के बाद एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब हो, हम्म। एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख तक की मैं पहुंच जाऊं, आई एम हैप्पी। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। मेरा यही फोकस था पहले से, और मेरा माइंडसेट यही था। पापा इंश्योरेंस में आ चुके थे, वो मुझे बोल रहे थे तू बिजनेस कर या इंश्योरेंस में आ जा। मैंने बोला मुझे बोलो ही मत बिजनेस का, मुझे शांति से रहना है। माइंडसेट, मुझे एक सिक्योर जॉब हो, अच्छा खासा मुझे पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। इंजीनियरिंग के बाद मेरा कैंपस में जॉब लगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एक स्पोर्ट्स कंपनी थी, उनका यहाँ पे एक आउटलेट था, वहां पे मेरा जॉब लगा एज अ सेल्स मैनेजर। अभी चीज क्या हुआ कि वहां पे मेरा चल रहा था, और वहां पे मुझे बताया गया था कि जितना अच्छा आप सेल्स करोगे उतना अच्छा आपका प्रमोशन होगा, उतना ही अच्छे तरीके से आप ऊपर जाओगे, आपको उतना ग्रोथ दिखेगा। एंड आप उतनी ही जल्द, उसमें अलग अलग स्टेज होते हैं, लाइक डिपार्टमेंट मैनेजर, देन ऑपरेशनल मैनेजर एंड स्टोर मैनेजर। तो एक बार स्टोर मैनेजर बन के फिर आपका अच्छा पैकेज रहेगा। तो मेरा फोकस यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाऊं अच्छी तरीके से, और मुझे बेनिफिट हो। वही चीज चल रही थी। 5 या 6 महीने हुए होंगे मेरे जॉब को। एक पर्सन आता है, एक बंदा आता है, आकर, मेरा जो था वो जिम सेक्शन था। जिम सेक्शन। जिम सेक्शन, पहले मैं ट्रेनिंग करता था तो मेरा बॉडी अच्छा खासा था, तो मुझे उस सेक्शन में रखा हुआ था कि तुम्हारा यही एक्सपर्टीज है, तो इसी प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना है। तो वहां पे वो ट्रेडमिल थे, दूसरे मशीन्स थे। एक पर्सन आता है, ये क्या है? मैंने बोला ये इलिप्टिकल है, जो अपना रहता है वॉकर टाइप का, पैक कर दो। बाजू में पूछा ये क्या है? मैंने कहा ट्रेडमिल है, पैक कर दो। देखा, प्राइस पूछा नहीं, वहां पे राइट। भले ही टैग लगे हुए थे, लेकिन टैग पर भी उन्होंने नजर नहीं रखी। सब पैक कर लो, और पीछे पीछे स्टोर मैनेजर उनके पीछे पीछे घूम रहा है। ओके, मैंने कहा ये सही है कि कुछ नहीं देखा और सब खरीद रहा है ये बंदा। फिर मैंने मेरे कलीग से पूछा जो पहले से था वहां पे कि ये कौन है। उन्होंने बोला कि ये स्पोर्ट्स मॉल जहां पर है ना, ये लैंडलॉर्ड है वहां का। ओके, उस जगह का लैंडलॉर्ड है। ये स्पोर्ट्स कंपनी जो थी वहां पर रेंट पर थी, चल रही थी। और मैंने बोला कितना रेंट होगा? तो 7.5 लाख उसका रेंट था, सिर्फ वहां से। चलो ठीक है, वो चीज कंप्लीट हो गई, वो चले गए। अब चीज क्या होता है कि वो उनके वहां पे सब डिलीवरी रहती है, उनको जो उन्होंने ट्रेडमिल मंगवाया था वो सब, वो बॉक्स पैक होता है वहां पर जाकर, फिर वो असेंबल होता है। तो मैं मेरी टीम को लेकर वहां पे गया असेंबल करने के लिए। सो पूछ पूछ कर मैं उनके घर तक पहुंचा। मैंने जब उनका घर में एंटर हुआ, ये समझ लो कि 20 से 22 फीट का तो सिर्फ डोर था घर का। उन्होंने ओपन किया, 5 स्टार होटल।
मैं जब एंटर हुआ उनके वहाँ पे, तो वो 5 स्टार होटल जैसी लॉबी, स्ट्रेट एक लॉबी जा रही थी और एक ग्लास का पूरा रूम बना हुआ था जिसमें उनकी फैमिली बैठी थी। आस-पास पानी, जिसके अंदर फ्लावर्स पूरा तैर रहा था। इतना बड़ा हुँ, चीज़ उनके मीटिंग रूम में मैंने देखा। फिर मैं ऊपर उनके जिम सेक्शन में गया, वहाँ पे मैंने सब असेंबल किया सब। उनके वहाँ पे थिएटर भी था काफ़ी बड़ा। सो उनका बंगलो ये समझ लो कि 20 से 25,000 स्क्वायर फीट एटलीस्ट मिनिमम होगा उनका बंगलो का साइज़। एंड मैंने मेरे लाइफ में ऐसा घर नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। फिर वहाँ से मैं निकला, मैं बाहर गेट तक पहुँचने वाला था। आई थॉट कि भाई अभी घर को देखना है बाहर से कैसा लग रहा है। मैंने देखा तो था बट अब सुकून से देखना है, शायद ऐसा घर देखने को मिले या ना मिले लाइफ में। क्योंकि हम कहाँ पे रहते थे छोटे से घर में और ये चीज़ देखी। मूवीज़ में सब दिखाते बट ये लाइफ में देखा पहली बार। तो मेरे पास एक फारूक करके एक लड़का आया था मेरे साथ, हुँ, जो ये सब असेंबल करने में हेल्प करता था। मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, यार फारूक, अपनी इस जॉब में या किसी भी जॉब में ऐसा घर तो नहीं बन सकता यार। वो बोला, यार स्मित भाई सही है बट अब क्या करें, चलो अभी निकलते हैं। वो मेरा डायलॉग था। उस रात मैं सोया नहीं कि यार फैमिली ने इतनी स्ट्रगल की है। उनके मैंने सारे दिन देखे, पापा कैसे जाते तो स्कूटी पर लेकर। भले ही फिर थोड़ा अच्छा, हमने थोड़े अच्छे दिन देखे थे बट ऐसा तो नहीं था कि एक अच्छी लाइफ हम जी रहे थे, ठीक है। तो ये लाइफ क्यों ना हो सके, मेरी क्यों नहीं हो सकती ये चीज़। सेकेंड डे मॉर्निंग को मैंने पापा से बात की, पापा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़नी है जॉब। मुझे बोला क्या करोगे? मैंने कहा कि आप इंश्योरेंस में हो पहले से, फाइनेंस में थोड़ा बहुत मुझे भी इंटरेस्ट है। ओके, फाइनेंस में मुझे इसमें आगे बढ़ना है बिकॉज पहले से ही घर में हमें फाइनेंस के लिए पैसा बचाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो सब मैंने सुना हुआ था। तो मुझे पहले से इंटरेस्ट तो था उसमें। ओके, मैंने बोला कि पापा मुझे इसमें आना है। हुँ, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उसी दिन जाकर सेकेंड डे, मतलब कि ये जो इंसिडेंट हुआ, मैंने जो एक घर देखा, सेकेंड डे मैंने वहां पे रेजिग्नेशन लेटर मेरा दे दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे अब आगे कंटिन्यू नहीं। वो 16,000 की नौकरी थी। 16,000 की जॉब थी वो मेरी पहली। वहां पे मैं परमानेंट भी हो चुका था, वहां पे मेरा सैलरी भी बढ़ने वाला था नेक्स्ट मंथ से, बट मैंने जॉब छोड़ दी। एंड लेकिन वो 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, ठीक है, नोटिस पीरियड। अब उसमें मैं क्या करूं, नोटिस पीरियड में मुझे जाना तो पड़ेगा। तो वहां पे लंच ब्रेक, वहां पे मेरा पूरा दिन चला जाता था। ओके, क्योंकि मेरे घर से वहां पर जाने का रास्ता पौने घंटा 1 घंटे का था, आने का भी उतना रहता था। हुँ, प्लस वहां पे हमें 1 या 1.25 घंटे का लंच ब्रेक मिलता था। हुँ, अभी उसमें पूरा दिन खत्म। तो वहां पे मैं लंच 15 मिनट में कर लेता था और बाकी के 1 घंटे में मैं पढ़ाई करता था। हुँ, फाइनेंस का मैं पढ़ता था सब, क्योंकि सारे सर्टिफिकेशंस भी लेने पड़ते हैं, लाइसेंस भी लेना पड़ता है, सब चीज़ रहती है। तो मैं वो 1 घंटे में यही चीज़ करता था। और मैंने मेरी जॉब छोड़ने के बाद आई थिंक 6 महीने तक मैंने घर के बाहर किसी को नहीं बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी है। वरना सब चढ़ जाता है कि तू इंजीनियर है, तू ये सब करेगा, तू एजेंट बनेगा, इंश्योरेंस देगा लोगों को। सो वो चीज़ है। अब जब मैंने जॉब तो छोड़ दी। अब बारी आई नोटबंदी की, लोग मुझे भगा रहे थे, मत कर ये चीज़ वो चीज़। पापा ने बोला कि सिंपल सी चीज़, तू भले ही एक भी पैसा नहीं कमाएगा चलेगा, हुँ, लेकिन तुझे बाहर रहना है। सुबह जैसे तू जॉब पर जा रहा था ना, वैसे तुझे बाहर चले जाना है और शाम तक घर पर नहीं आना है। ऐसा हो तो टिफिन लेकर जा, बाहर ही खा, तू जहाँ पे मैनेज कर, सिर्फ लोगों से मिल। ओके। अभी चीज़ क्या होती है कि जब कोई नया ऐसा बिज़नेस शुरू करता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को टैप करते हैं। ऑब्वियसली। ठीक है, मैं काका के पास गया, मामा पे के पास गया कि भाई ये एक अच्छा इंश्योरेंस है, आप ले लो। मेरे में तो ये पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज़ फादर ऑलरेडी थे, सब टैप हो चुके थे। मेरे पास क्या है, मेरे पास मार्केट में जो लोग हैं वो है। हुँ, सी सारे नए लोग हैं। सो मैंने 2 चीज़ स्टार्ट की, जो आई थिंक सबको करना चाहिए शर्म को साइड पे रखकर। पहली चीज़, वो लिफलेट्स रहते हैं, मैंने प्रिंट करवाए थे। मैं लिफलेट्स अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है या कोई बड़ी गवर्नमेंट ऑफिस है, तो उनके जो भी व्हीकल रहते थे वहां पे मैं डाल देता था, मैं खुद ही के डालता था। अच्छा डाल हाँ, देते थे अंदर। मैंने प्लस सुबह जब गार्डन में जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं ना, हुँ, तो अच्छे अच्छे घर के लोग जाते हैं, ठीक है। सो बिकॉज उनके पास टाइम रहता है, इतना अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो जब वो बाहर निकलते थे मैं उनको लिफलेट्स देता था। कभी कभार अगर दिख जाए कोई पहचान वाला तो वहां से मैं गायब हो जाता था कि यार वो मुझे ना देख ले, वो चीज़ होती थी। और दूसरी चीज़, मैंने कोल्ड कॉलिंग बहुत किया है। बहुत किया क्या? चलो मान लो मैं अगर किसी रोड से जा रहा हूँ, मैंने एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं ना, सब मेरे कस्टमर हो सकते हैं, भले ही आज मुझे नहीं जानते। हुँ, सो मैंने क्या किया,
मैं लोगों के वहाँ पे जाता था। आपका अगर चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो या कहीं पर भी आपका फाइनेंस के रिलेटेड हो, आपका कहीं पर पैसा अटका है हुँ, या कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है या आपको नॉमिनी भी चेंज करवाना है, प्लीज लेट मी नो। मैं बिना एक भी पैसे के आपको मैं वो सर्विस करके दूंगा। हुँ। मैंने वही चीज की है। सो लोगों को मैंने सिर्फ सर्विस दी है। You मैंने, built your relationships यस, मैंने first. एक भी पैसा नहीं लिया। सो जब उनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो जब उनको एक्चुअल में जरूरत पड़ी कि अब मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ प्लानिंग करना है या मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा प्लानिंग करना है, तो वो लोग मुझे ही याद करते थे। हुँ, बट मेरा ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि आज हेल्प करूंगा ना तो कल मुझे वो बुलाएंगे। मेरा ये थॉट प्रोसेस नहीं था। मुझे एक ही चीज मुझे पापा ने सिखाई थी, अगर किसी का तू 10 रुपए का अच्छा करोगे ना, तो 100 रुपए आएंगे तेरे पास। वो कैसे आएंगे तो मुझे भी नहीं पता था, बट मैं यही चीज करता था। मैंने सिर्फ लोगों की हेल्प की। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, चलो मान लो मैं आपके पास आया, आपने बोला कि मुझे मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुझे नॉमिनी चेंज करना है। मैंने पढ़ाई की थी, सब है, लाइसेंस है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास कि ये कैसे करवाना है। हुँ, अभी चलो मान लो मैं किसी कंपनी के साथ टाई अप हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ, आपने किसी किसी दूसरी कंपनी का मुझे क्वेरी दिया। सो मैं क्या करता था, उस कंपनी में अड़ जाता था। बेसिक लेवल से लेकर हर एक डिपार्टमेंट में पूछता था, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना है चाहिए, पूछ पूछ के मैं उनको सॉल्व करके देता था। उसमें चीज़ क्या हुआ, एक तो मुझे एक्सपीरियंस आ गया हुँ, कि अगर किसी का ये काम अटका है तो कैसे सॉल्व होता है। और दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि उन ऑफिस में मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, यस, जिसकी वजह से आज अगर मेरा कोई क्लाइंट है, जिनकी अगर कहीं पर कोई सर्विसिंग में कोई पार्ट अटक रहा है, ओके लेट सपोज कोई क्लेम है हेल्थ इंश्योरेंस का जहाँ पे काम अटक रहा है, तो मेरी टीम भी उतनी एफिशिएंट है, या तो मैं इतना एफिशिएंट हूँ या मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हैं कि उनका प्रायोरिटी में काम हो जाता है, क्योंकि आपने बेसिक रूट लेवल से चल रूट लेवल से। सो आई नो कि भाई किसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो एक मुझे काफी बड़ा एडवांटेज मिला जब ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीजें की तब। सो इनिशियली तो बहुत खराब हालत थी। जॉब छोड़ने के 1-2 महीने बाद तो ऐसा होता था कि मैं शाम को, मतलब मैं निकल गया, शाम को फिर कहीं पर जाकर सिर्फ बैठता था ये सोचने के लिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं अर्न कर पा रहा मैं। हुँ, हूँ। और एक लेवल के बाद आप कितना मांगोगे पापा के पास से, अच्छा नहीं लगता है यार। वो चीज़ है। एंड सर आपको ये कितना साल लगा बनाने में सर? आपने अ, फाइनेंस की जर्नी कब कौन से ईयर से चालू की सर? 2016 के सेकेंड हाफ से। सो 9 इयर्स में आपने बिल्ड किया है सर ये वैल्यू। बट वही चीज़ है कि एक माइंडसेट और बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। बुक्स सो ने मेरे सो माइंडसेट के लिए बहुत हेल्प सो टू conclude this podcast, what is that one financial advice you like to give it to me? क्योंकि मैं इतना वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाया शायद, क्योंकि मैं शायद मेरे को उतना गाइडेंस नहीं मिला। की। ओवर द इयर्स मैं जाके माँगता था लोगों से गाइडेंस, तो व्हाई डोंट यू गिव मी दैट? सी ऑनेस्टली, गाइडेंस तो सबको लेना पड़ता है कहीं ना कहीं से भी ढूंढ कर। हुँ, ओके, मेरे पास एडवांटेज ये था कि मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। भले उनकी कंडीशन नहीं थी, उनका ऐसा नहीं था बेटा बहुत पैसे है, फिर बिजनेस में तू आ जाना, मेरे साथ जुड़ जाना, हुँ, तू चिंता मत कर। मेरे पास भी ऐसा नहीं था। पेरेंट्स का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका अगर माइंडसेट सही है, ओके। मॉम कैसे थे, बेटा तू जॉब कर, तू यार ये सब मत कर, मुझे तुझे ऐसे नहीं देखना है। हुँ, ओके, पापा क्या बोलते थे, करने दे उसे। सो वो ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर जो भी चीज हूं मैं आज, 100% क्रेडिट उनको जाता है, ठीक है। सो वो माइंडसेट एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज यार, रिस्क लेना पड़ेगा। आज अगर आप ये देखोगे ना कि अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ये काम कर रहा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, हुँ, ओके, अरे मत बताओ। अगर ऐसा ही है ना, उनको ऐसा ही रखो कि भाई ये बंदा कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, उनको मत बताओ। लेकिन सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और आज अगर आप जो भी पैसा कमा रहे हो, मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाओ। बिकॉज एट द एंड चीज के, लोग है ना दो तरीके से अमीर बनते हैं या वेल्थी बनते हैं। हुँ, सबसे पहला, या तो आप बड़ा बिजनेस बना लो। बराबर, बड़ा बिजनेस बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगता है, पहली चीज है। आप सेक्रीफाइस दो, उसमें भी रिस्क है। बहुत रिस्क है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो भाई आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। बट बिजनेसमैन इतना पैसा क्यों कमा रहा है, क्योंकि वो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हुँ, उनके पास इतने सारे लोग हैं जो उनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं। सो हाथ ज्यादा है उनके। सो अच्छा खासा बिजनेस ग्रो हो रहा है। अगर वो चीज नहीं हो सकती ना, तो पैसों को अपना एम्प्लॉय बनाओ। ओके, अगर मैं 50,000 रुपीज कमा रहा हूँ या 30,000 रुपीज कमा रहा हूँ, तो उसमें से 5 या 10 हजार को मेरे लिए काम करने के लिए भेजो। सो आज अगर मैंने फैसिनेटिंग। रियल एस्टेट इन्वेस्ट में, चलो मान लो मैंने रियल एस्टेट में 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो मेरे 50 लाख मेरे लिए काम कर रहे हैं।
वो 50 लाख क्या कर रहे हैं ईच एंड एवरी ईयर, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लस वो इतना काम कर रहे हैं कि मेरे लिए वो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है। हम्म। सो वो चीज है। सो हो सके उतना, अगर बिजनेस नहीं कर सकते, माइंडसेट नहीं है, तो पैसों को काम पर लगाओ ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? वो इन्वेस्टमेंट जहां पे इन्फ्लेशन बीट हो सके। ओके। सिंपल सा फंडा है, इन्फ्लेशन अगर बीट हो रहा है तो वहां पे इन्वेस्ट करो। आप फाइनेंस के बंदे हो या ना हो चलेगा, फाइनेंस इज अ गेम ऑफ कॉमन सेंस। अगर ये कॉमन सेंस है कि मेरा इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, व्हाट right? डू यू थिंक सर, अगर इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, इन्फ्लेशन 7% है, डेप्रिसिएशन रुपी 2% है, उसके ऊपर और 5% कमा लिया, इज दैट इनफ? सी, अगर आपका आज की तारीख में अगर मैं गिनूं तो आपका इन्वेस्ट जो इन्फ्लेशन रेट इज अराउंड 4 to 6% हम्म। एवरेज बैठ रहा है। हम्म। सो आज अगर कोई भी वैसा इन्वेस्टमेंट जो आपको मोर देन 9.2% का रिटर्न दे रहा है, अच्छा। दैट मीन्स को इन्फ्लेशन को आज की तारीख में बीट कर रहा है। और कुछ एसेट्स ऐसी है जो इन्फ्लेशन को बीट करने ही वाली है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट है, देन गोल्ड है, कमोडिटीज का ही एक हिस्सा है, या तो फिर बिजनेसेस है। अच्छे बिजनेस में अगर जाते हो तो वो भी इन्फ्लेशन को बीट करेगा। तो ये कुछ चीज है, कॉमन चीज है, उसमें इन्वेस्ट करो। हम्म। ओके, कल उठ के अगर रेगुलेशंस अगर अच्छे होते हैं देन आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। बट क्रिप्टो एक सेकेंड पार्ट, काफी अलग चीज हो जाएगी। बट अभी के लिए ये जो कुछ मैंने एसेट्स बताए उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हो डेफिनेटली। एंड उसमें अगर मेरा मोस्ट फेवरेट जो अगर है तो स्टॉक मार्केट, एंड अगर ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर या ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है तो वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट है, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट एसेट इन इंडिया, राइट? सेफेस्ट एसेट से ज्यादा मैं रियल एस्टेट को क्यों मानता हूँ? हम्म। बिकॉज आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आप 100% 200% भी गेन मिलता है। या मल्टीबैगर स्टॉक्स में भी लोगों की लाइफ बन जाती है। जस्ट अबाउट दैट एक्चुअली, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने आपसे उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया। किसके बारे में? मल्टी बैगर स्टॉक्स, कंपाउंडिंग स्टॉक्स एंड नहीं, क्या। मैं मल्टीबैगर पे आ ही नहीं रहा था। मैं हम्म। खाली बेसिक कंपैरिजन ये बता रहा था हम्म। कि जैसे चलो मान लो स्टॉक्स में ना आप बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो डेफिनेटली। हम्म। बट रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो आपके पैसों को रोकता है। आज मैंने हम्म। 50 लाख इन्वेस्ट किए मार्केट में, वो वहां पे वॉलेटाइल है, हम्म। प्लस माइनस हो रहे, मैं बेच रहा हूँ, दे रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैंने 50 लाख रुपीज का रियल एस्टेट बाय किया, मेरे 50 लाख वहां पे रुक गए। हम्म। सो रियल एस्टेट पैसों को होल्ड करता है, वही तो। वो सबसे बड़ी यूएसपी है आपकी। अंडरस्टैंड। ओके। सो मैंने एक बीच में एक स्पीच भी सुनी थी, मुझे उस पर्सन का नाम याद नहीं है, रैंडम एक रील में ही आ गए, तो उसने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन चीज बोली थी कि आज चलो मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो एचडीएफसी बैंक में सपोज आप गए, वो आपको लोन दे देगा हम्म। उस प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन अगर आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदने हैं, तो एचडीएफसी बैंक के पास जाकर आप बोलोगे कि मुझे 10 लाख रुपए दो, मुझे आपके बैंक के शेयर खरीदने हैं या फिर दूसरे शेयर्स खरीदने हैं, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वॉलेटिलिटी। वो चीज है, यस एग्जैक्टली। सो इसी वजह से मेरा स्टॉक मार्केट एक प्राइमरी ऐसा सोर्स है जहां से जो मेरा पैसा जनरेट होता है उसे मैं रियल एस्टेट में रोक देता हूँ, सिंपल। ओ, सो बेसिकली यू अर्न मनी थ्रू स्टॉक मार्केट, एंड जो आप कमाते हो उसको आप रियल एस्टेट में डाल दो। करेक्ट, वेरी स्मार्ट, आपको टैक्स भी नहीं लगेगा करेक्ट। मतलब। एंड सेकेंड थिंग इज कि मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ रियल एस्टेट में डालता हूँ, नो। मेजोरिटी मेरा री इन्वेस्ट होता है, तभी तो मुझे कंपाउंडिंग रेट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म टैक्स भी नहीं पड़ेगा ना अगर आप रियल एस्टेट में डालते हो तो। डेफिनेटली, सी रियल एस्टेट में अगर मैं डालता हूँ, हाँ, वो गवर्नमेंट स्कीम है ना। नो, देयर इज नो गवर्नमेंट स्कीम। नो देयर इज ना, कि इफ यू मतलब लाइक आप पैसे, अगर आप प्रॉफिट निकालते हो तो आप। अच्छा, आप वो कैपिटल गेन को, हाँ। अच्छा अच्छा, यस यस यस, वो चीज तो है, कैपिटल गेन को अगर हम रोटेट करते हैं, बट एट द एंड वो चीज जो है ना, उसके भी काफी सारे टर्म्स कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता है। अदरवाइज आपको कैपिटल गेन जो लगता है हम्म। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो तो आपको दैट यू हैव टू पे। ओके, बट विद वो इन अ ईयर होता है वो। विद इन अ ईयर अगर आप करते हो तो हम्म। आपको नहीं लगता है, बट 1 साल के बाद आपको लगता है। हम्म। हम्म, वो एक पर्टिकुलर रूल है। बट काफी बार क्या होता है कि उसमें भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल उसके रूल्स है अच्छा। दैट यू हैव टू फॉलो। बट एक तरह से वो किफायती है। किफायती डेफिनेटली है ना सो आज। मतलब वो भी एक कॉस्ट आपका बच एंड गया ना सर। अगर टैक्स जा भी रहा है, हाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई। हम्म। चलो मान लो आज मैंने
शॉर्ट टर्म गेन मेरा हुआ 20% का। हम्म अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स पे करना है 20%। हम्म आज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 20%। हम्म सो 20% अगर मेरा रिटर्न जनरेट हुआ है, उसका 20% अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो 4% मेरा टैक्स में चला गया। स्टिल आई हैव 16% ऑन माई हैंड। बट देखने जाए तो 4% एक कॉस्ट बनती है आपके लिए, अगर ऐसा सिर्फ एक देखने जाए तो। हम्म मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम अच्छे हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स अनदर टॉपिक। बट अगर वो 4% को भी अगर मैं बचा के किधर इन्वेस्ट कर देता हूँ, सो दैट्स द ओनली सोल्यूशन टू रियल एस्टेट, यू आर सेइंग। डेफिनेटली आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, बट वही चीज़ अगेन कि मेरा मैक्सिमम पैसा जो प्रॉफिट का बनता है हम्म स्टॉक मार्केट में, उसमें काफ़ी मेजर चंक में सॉरी, स्टॉक मार्केट में मैं री इन्वेस्ट करता हूँ, बट कुछ पोर्शन को मैं रियल एस्टेट में भी डाइवर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे कंपाउंडिंग रेट का बेनिफिट मिले और यहाँ पे मेरा एक पैसिव इनकम जनरेट हो। पता है राधा कृष्ण दमानी ने जब अपना डीमार्ट से प्रॉफिट रियलाइज किया था, एंड एक और एबी करके कोई तो स्टॉक है, मैं नाम भूल गया, उधर से भी उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रियलाइज किया था, सो ही बॉट लाइक 1200 करोड़ इन मलाबार हिल्स का प्रॉपर्टी। हम्म एंड very recently I started realizing that's how they capitalize on their tax, यस। बिकॉज उनके लिए, हमारे लिए 4% सर बहुत स्मॉल चीज़ें हैं, जब लेकिन बड़ा अमाउंट होता है ना, तो 4% काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती। 4% सर आधा टका इज अ वेरी बिग अमाउंट। करेक्ट करेक्ट 100%। सर आई कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, बट बिफोर दिस पॉडकास्ट सर मैं आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट इट, ओके। बिकॉज यू आर वेरी वेरी इंसाइटफुल ऑन दैट, राइट। आई वुड लव टू टॉक अबाउट टैक्स, हाउ टू सेव टैक्स। वो एक सबसे बड़ा मिथ्स है जो कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है ओके। इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट, अगर देखने जाए इंसाइटफुली, राइट। सेकंड इज योजनास, लाइक यू सेड अबाउट चाइल्ड, कि कैसे इनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, उनका रिटायरमेंट प्लान्स कैसे होना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। द सेकंड टॉपिक वी आर गोना टॉक अबाउट इज स्विंग ट्रेडिंग, हाउ टू फाइंड द मल्टी बैगर स्टॉक्स, हाउ टू रीड प्रॉपरली पीएनएल्स, बिकॉज आई फील नेट प्रॉफिट इज अ वेरी बिगर स्कैम। आपको एक्चुअली ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना चाहिए, करेक्ट। right? So these are the topics that I want to talk about, where I know that you will actually add value to, right? So I manifest कि हम लोग का ये वीडियो बढ़ जाए, कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए भी उतने ही enthusiastic रहे, श्योर actually, right? श्योर। So but again, thanks for doing this podcast. I seriously, very few people I find really really insightful too, right? So this is one of those podcasts that I had my privilege to. So thank you, sir. Really, मोस्ट thank you, sir. एंड थैंक यू सो मच गौरव फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब यंग लोग इतने एंथुजियास्टिकली लोगों को एक वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं, एंड इतनी कम एज में लोग इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि यस, लोगों तक भी एक वैल्यू पहुँचे और उसके साथ साथ हमारा भी एक वैल्यू एडिशन हो। सो ये एक एम्बिशियस होना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। सो आई रियली एडमायर दैट। So there is this channel called School of Hard Knocks, if ओके। you know, right? जिसमें ये लड़का जाता है हर मिलेनियर के पास, हुँ, that how did you earn that kind of money? So I'm just trying to do that with the podcast, अच्छा, right? दैट्स कि ग्रेट। how did you earn it? Like कैसे तोड़ा, या क्या problem you're solving it, right? So that's the mindset and that's the vision that I'm gonna follow ahead, right? वही चीज़ है कि अगर ये सुनकर अगर कोई एक भी अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है एंड उसकी लाइफ बनती है, तो डेफ़िनिटली आपका पॉडकास्ट सक्सेसफुल है वो वहाँ पे ही। वही मजा आया सर ये करने में, but सेम thank you हियर, sir. मोस्ट वेलकम।